अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी सांप का इंतकाम। पुरस्रार बादबानी जहाज करीब आ रहा था। दिन की रोशनी में उसके सफेद बादबान हवा में फूलकर चमक रहे थे। समुंदर की लहरें पुरसुकून थी। जहाज जब करीब आया तो अंबर ने देखा कि उसके अर्शे पर कोई मल्लाह या मुसाफिर नहीं था। उसने सोचा शायद मुसाफिर और मल्लाह अभी सो रहे हों, लेकिन दिन काफी निकल आया था और मल्लाह इतनी देर तक नहीं सोया करते। अंबर की कश्ती जहाज के सामने से गुजरी तो उसने जहाज के बादबान के साथ एक इंसानी लाश लटकती हुई देखी, जिसके गले में फंदा पड़ा था। अंबर चप्पू चलाता कश्ती को जहाज के पहलू में ले आया। जहाज की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे वो बादबानों में भरी हुई हवा के जोर से अपने आप समुंदर में बहा चला जा रहा है। अंबर हैरान था कि ये लाश किस लिए जहाज पर लटक रही है। उसको ख्याल आया कि हो सकता है ये जहाज बहरी लुटेरों का हो और उन्होंने किसी मल्लाह को फांसी की सजा देकर बादबान के सतून से लटका दिया हो। मगर बहरी लुटेरों के बादबान सफेद नहीं हुआ करते और फिर उनके जहाज पर इंसानी खोपड़ी वाला झंडा लहरा रहा होता है। फिर इस लाश का राज क्या था? ये जहाज खाली क्यों था? अमारा जाग चुकी थी। अंबर ने उसे सारा हाल बयान किया और कहा कि वो कश्ती को जहाज के साथ लगाकर जहाज पर चढ़ने की कोशिश करेगा। चलते जहाज पर चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन अंबर ने यह खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया था। उसकी सबसे बड़ी तवज्जो ये थी कि वो अमारा को साथ लेकर ज्यादा दिनों तक बेयारो मददगार समुंदर में सफर नहीं कर सकता था। उसे एक जहाज की जरूरत थी। अमारा डर रही थी। वो ऐसे जहाज पर नहीं जाना चाहती थी जिसके ऊपर इंसानी लाश लटक रही हो और जिसमें ना कोई मुसाफिर दिखाई दे रहा हो और ना कोई मल्लाह। लेकिन अंबर ने कहा, तुम्हें मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस जहाज पर चलकर मालूम करेंगे कि ये जहाज किसका है और कहाँ जा रहा है। जहाज के पहलू में एक मोटा रस्सा लटक रहा था। उसका सिरा समुंदर की लहरों के थोड़ा ऊपर ही था। अंबर कश्ती को उसके करीब ले गया और रस्से को लपक कर पकड़ लिया। रस्से के पकड़ते ही कश्ती को एक हल्का सा झटका लगा और उसकी रफ्तार जहाज के बराबर हो गई। अंबर ने जल्दी से रस्से को कश्ती के साथ बांध दिया और अमारा से बोला, मैं इस रस्से की मदद से जहाज के ऊपर जा रहा हूँ। मेरे पहुंचने के बाद तुम्हें भी इसी रस्से के जरिए ऊपर आना होगा। अंबर ने रस्से को दोनों हाथ में पकड़ा और पांव जहाज के लकड़ी के पैंदे से लगाकर ऊपर चढ़ने लगा। अरसे पर पहुंचकर उसने जहाज के खाली अरसे पर एक निगाह डाली। वहां कोई भी नहीं था। वीरानी सी छाई थी। उसने अमारा को ऊपर आने का इशारा किया। अमारा ने 7 बरस जंगल में दरख्तों पर अलांगते फलांगते गुजारे थे। वो रस्सी पकड़कर बड़ी जल्दी से ऊपर चढ़ आई। अंबर भाई, ये जहाज तो बिल्कुल खाली है। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इसकी वजह क्या हो सकती है। वो लटकी हुई लाश के नीचे जाकर खड़े हो गए। लाश को देखते ही अमारा की हलक से चीख निकल गई। अंबर ने उसे तसल्ली दी। वो खौफजदा हो रही थी। लाश की हालत खराब थी। गोश्त गल सड़ गया था और जगह जगह से सफेद हड्डियां नजर आ रही थी। खोपड़ी नंगी थी। नाक और आंखों की जगह सुराख बने हुए थे। अंबर ने अमारा से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं इस जहाज के नीचे जाकर मालूम करता हूँ कि मल्लाह कहाँ है और ये जहाज खाली क्यों है। अमारा ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अंबर अमारा को साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि उसे कुछ इल्म नहीं था कि नीचे जाकर उसके साथ कैसे वाकयात पेश आते हैं। उसने अमारा को अर्शे पर एक जगह तरपाल के पीछे बिठाकर कहा, अमारा बहन, तुम्हारा नीचे जाना ठीक नहीं। खुदा जाने नीचे कोई खूंखार बुला हो या डाकू घात लगाए बैठी हूँ। मैं तो मर नहीं सकूंगा, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ ठहर कर मेरा इंतजार करो। अमारा ने बेताबी से कहा, ज्यादा देर ना लगाना, तुम नीचे जा रहा हूँ, किसी दूसरे शहर नहीं जा रहा। बस 1-2 मिनट में ऊपर आ जाऊंगा। अमारा को अर्शे पर तरपाल की आड़ में छोड़कर अंबर जहाज के नीचे उतर गया। ये जहाज ज्यादा बड़ा नहीं था। नीचे सिर्फ एक मंजिल थी, जहां एक जगह गोदाम में नारियल का ढेर पड़ा था। लकड़ी के 2 छोटे छोटे कमरे थे। उनमें लकड़ी की गोल मेजें और तख्त बिछे थे। छत से फानूस लटक रही थी, मगर इंसान यहाँ भी कहीं दिखाई नहीं देते थे। बावर्ची खाने में खाने पीने की चीजें पड़ी थी। कुंडों से सूखी मछलियां लटक रही थी। कोने में पानी का बड़ा बट्ठल भरा हुआ था। चूल्हे ठंडे पड़े थे। सिर्फ एक चूल्हे में राख अभी तक गर्म थी, जिससे अंदाजा होता था कि ये आग 2 दिन पहले जली थी। इसका मतलब ये था कि 2 दिन पहले इसी जहाज पर लोग मौजूद थे। अंबर कप्तान के कैबिन में आ गया। ये छोटा सा नीची छत वाला कमरा था। दरमियान में गोल मेज और कुर्सियां बिछी थी। ऊपर शमादान झूल रहा था। दीवार के साथ तपाई पर तांबे का एक बड़ा जग और गिलास पड़े थे। यहाँ कोई ऐसी चीज अंबर को दिखाई ना दी जिससे ये पता चल सकता कि इस जहाज के लोग कहाँ गुम हो गए हैं। अंबर कप्तान के कैबिन से निकलकर बावर्ची खाने के सामने से होकर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी ने कैबिन का दरवाजा खोलकर जोर से बंद किया हो। वह वहीं रुक गया।
उसने पलटकर जिधर से आवाज आई थी उधर देखा। गुलाम गर्दिश सुनसान थी। उसे यूं लगा जैसे एक साया कप्तान के कमरे से निकलकर गोदाम की तरफ गया है। अंबर गोदाम की तरफ आ गया। गोदाम का दरवाजा बंद था। उसने खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से बंद था। इसका मतलब था कि अंदर कोई है। अंबर ने आवाज दी, अंदर कौन है, बाहर आओ। कोई जवाब ना आया। अंबर ने 2-3 आवाजें दी, वही खामोशी छाई रही। अंबर ने जोर लगाकर दरवाजे के अंदर वाली चिटकनी तोड़ डाली। दरवाजा चौपट खुल गया। अंबर जल्दी से गोदाम के अंदर आ गया। यहाँ कोई भी नहीं था। गोदाम बिल्कुल खाली था। कोई भी चीज वहां नहीं थी, ना कोई सामान और ना कोई इंसान। तो फिर अंदर से कुंडी किसने लगाई थी? खाली जहाज का राज और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। दरवाजा किसने जोर से बंद किया था? वो साया किसका था जो गोदाम की तरफ भागा था? अंबर कुछ सोचकर कप्तान के कैबिन की तरफ बढ़ा। कैबिन का दरवाजा अब किसी ने अंदर से बंद कर रखा था। अंबर ने दरवाजे पर दस्तक दी, फिर कहा, अंदर जो कोई भी है दरवाजा खोले। अंदर से किसी के जोर जोर से सांस लेने और खुरखुराने की आवाज आई। अंबर ने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया। वो लपक कर कैबिन के अंदर आ गया। वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कप्तान का कैबिन वैसे ही खाली था जैसा कि वो उसे छोड़कर गया था। मगर सवाल ये था कि अभी अभी जो किसी के जोर जोर से सांस लेने और खुरखुराने की आवाज आ रही थी वो कौन था? अंबर की समझ में कुछ ना आ रहा था कि ये क्या राज है। उसे अम्मारा का ख्याल आया कि वो ऊपर अकेली बैठी होगी। वो पहले ही घबरा रही थी। चलकर उसकी खबर लेनी चाहिए। अंबर सीढ़ियां चढ़कर जहाज की सबसे ऊपर वाली मंजिल के अर्शे पर आ गया। बादबान पर ऊपर गली सड़ी इंसानी लाश उसी तरह लटक रही थी। तरपाल के करीब जाकर अंबर ने देखा कि अम्मारा वहां नहीं है। उसने दिल में कहा कि उसे मना भी किया था कि अपनी जगह छोड़कर मत जाना। अंबर ने अम्मारा को आवाजें दी, कोई जवाब ना आया, सिवाय समुंदर की लहरों की धीमी धीमी सरगोशियों के। वहां कोई आवाज नहीं थी। अंबर परेशान हो गया। उसे ख्याल आया कि कहीं अम्मारा उसके पीछे नीचे न उतर गई हो। वो दोबारा जहाज की दूसरी मंजिल में आ गया। उसने एक एक जगह छान मारी। अम्मारा को आवाजें भी दी, लेकिन वो कहीं नहीं थी, जैसे उसे समुंदर ने निकल लिया था। अंबर ने सारा जहाज देख लिया। अम्मारा का कुछ पता ना चला। सारे का सारा जहाज खाली पड़ा था और हवा में फूले हुए बादबान उसे समुंदर की लहरों पर किसी नामालूम मंजिल की तरफ लिए जा रहे थे। अंबर अरशे पर चलकर अम्मारा को एक बार फिर तलाश करने के ख्याल से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि उसके कानों में फिर वही जोर जोर से सांस लेने और खुरखुराने की आवाज आई। अंबर ने राहदारी में दोनों जानिब देखा। वहां कोई भी नहीं था। राहदारी सुनसान पड़ी थी। ये आवाज कहां से आ रही थी? अम्मारा कहां गायब हो गई? ये दोनों सवाल अंबर के दिमाग में भूत बनकर नाच रहे थे और उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। और उसने फैसला कर लिया था कि वो इन सवालों का जवाब हासिल करके रहेगा। वो अम्मारा के गुम होने और आसेबी जहाज का राज हल करके छोड़ेगा। ऐन उस वक्त अंबर को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई बड़े दर्दनाक लहजे में किसी को आवाजें दे रहा हो। आवाज भारी थी और किसी मर्द की लगती थी, जैसे कोई बड़ी तकलीफ में हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज दूसरी मंजिल से भी नीचे से आ रही थी। अंबर ने वो रास्ता तलाश करना शुरू किया जो नीचे जाता था। उसे यकीन था कि कोई ना कोई रास्ता नीचे जरूर जाता होगा, क्योंकि इस किस्म के जहाजों के नीचे एक सुरंग किस्म की लंबी गली होती है जहां जंजीरों में जकड़े हुए गुलाम उस वक्त चप्पू चलाते हैं जब समुद्र में हवा बंद होने से बादबान बेकार हो जाते हैं और वो जहाज को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। राहदारी के कोने में अंबर को एक गोल सुराख मिल गया जिसके नीचे रस्सी लटक रही थी। अंबर ने कान लगाकर सुना। वो दर्दनाक आवाज उसी सुराख में से आ रही थी। अंबर ने सुराख के अंदर झांक कर देखा। नीचे हल्का हल्का अंधेरा था। उसने गौर से सुना। आवाज किसी अनोखी जुबान में थी, लेकिन अंबर उसे समझ रहा था। आवाज बार बार बड़े दर्द भरे अंदाज में मदद के लिए किसी को बुला रही थी। यूं लगता था जैसे कोई सख्त तकलीफ में हो। अंबर ने सुराख के पास जाकर मुंह ले जाकर कहा, तुम कौन हो? अंबर के इस सवाल पर नीचे तहखाने में अचानक खामोशी छा गई। अंबर ने 3-4 बार आवाजें दी, मगर नीचे से कोई जवाब न आया। दर्दनाक आवाज आनी भी बंद हो गई। अंबर रस्सी की मदद से नीचे उतर गया। ये एक लंबी सुरंग थी जिसकी छत अंबर के सर को छू रही थी। दोनों तरफ जहाज के पैंदे में छोटे छोटे गोल सुराख थे जिनमें लंबे लंबे आधे चप्पू बाहर समुंदर की तरफ निकले हुए थे। लकड़ी के तख्तों पर चप्पू चलाने वाले गुलामों की जगह बनी हुई थी, मगर वहां कोई गुलाम मल्लाह नहीं था। दरमियान में एक जगह अंबर हैरानी में खो गया कि यहाँ के मल्लाह भी कहाँ गायब हो गए हैं। वो खुरखुराने की आवाज और फिर दर्दनाक आवाज किसकी थी? वो चीख किसकी थी? ये सब कुछ क्या मुअम्मा है? जहाज लहरों पर डोलता हुआ समुंदर में बहा चला जा रहा था। अमारा कहाँ गुम हो गई थी? जहाज के ऊपर लाश किसने लटकाई थी? इस जहाज का कप्तान और अमला कहाँ था? अंबर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंबर वापस जाने के लिए मुड़ा। वो रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने ही लगा था कि एक बिल्ली की दिल हिला देने वाली डरावनी चीख बुलंद हुई।
और फिर एक जर्द आंखों वाली काली बिल्ली किसी कोने से निकलकर उछली और अंबर के सर पर आकर बैठ गई। उसने अंबर की खोपड़ी को अपने खूनी पंजों में जकड़ लिया था और उसे अपने पंजों से खुरचने की जानतोड़ कोशिश कर रही थी। अगर अंबर की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो उस खूंखार बिल्ली ने उसकी खोपड़ी बीच में से खोल दी होती और भेजा चट कर लिया होता। अंबर चूंकि आम इंसान नहीं था और उसकी खोपड़ी तो गोया चट्टान के पत्थरों की बनी हुई थी, इसलिए बिल्ली अपने मकसद में नाकाम रही। बिल्ली भी अपने दिल में जरूर हैरान हुई होगी कि ये किस किस्म की खोपड़ी है कि इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। अंबर ने हाथ मारकर बिल्ली को नीचे गिरा दिया। काली बिल्ली उलटकर लकड़ी के फर्श पर गिरी और वहीं गुम हो गई। अंबर उस तारीक गार से निकलकर जहाज की दूसरी मंजिल पर आ गया। वह डेक पर आने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो उसे फिर एक साया कप्तान की कैबिन से निकलकर गोदाम की तरफ जाता दिखाई दिया। अंबर ने अमारा को आवाज दी, अमारा, क्या ये तुम हो? जवाब में वही गहरी खामोशी थी। अंबर गोदाम में घुस गया। यहाँ उसने एक ऐसा मंजर देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गई। उसकी आंखों के सामने गोदाम के फर्श पर एक आदमी की ताजा खाई हुई लाश पड़ी थी। अंबर धक से रह गया। पहला ख्याल उसे यह आया कि कहीं ये अमारा की लाश तो नहीं है। गोदाम की दीवार के गोल सुराख में से दिन की रोशनी आ रही थी। अंबर ने उस रोशनी में झुककर देखा। लाश एक मजबूत बदन वाले हट्टे कट्टे उधेड़ उम्र आदमी की थी, जिसकी खोपड़ी गंजी थी और गले में सोने की जंजीर थी। अंबर को इस नतीजे पर पहुंचने में देर न लगी कि यह जहाज के कप्तान की लाश थी। लाश का एक बाजू और एक पूरी टांग खाई हुई थी। गर्दन पर गोल सुराख था जहां खून जमा हुआ था। साफ लगता था कि यहाँ से कप्तान का खून पिया गया है। अंबर मध्यम रोशनी में लाश को गौर से देखता रहा। यह कोई बड़ा ही खूनी किस्म का आसेबी जहाज था। अंबर को सिर्फ अमारा की तरफ से परेशानी थी कि वो कहाँ गुम हो गई है। कहीं उस पर कोई मुसीबत न टूट पड़ी हो। जिस आसेब का इस जहाज पर साया बल्कि कब्जा था, कहीं वो उसे भी हड़प न कर गया हो। मगर फिर अमारा की लाश कहाँ थी? अंबर जितना सोचता मामला और ज्यादा उलझ जाता। वो परेशान हो गया था और अब जल्द से जल्द इस जहाज के राजों पर से पर्दा हटाना चाहता था। अगर इस वक्त नाग और मारिया भी उसके साथ होती तो शायद ये राज बहुत देर पहले खुल चुका होता। अंबर लाश को घसीटकर बाहर राहदारी में ले आया। वो नहीं चाहता था कि इंसानी लाश की और ज्यादा बेहुरमती हो। वह उसे समुद्र में फेंकना चाहता था। अंबर अधखाई लाश उठाकर ऊपर अर्शे पर आ गया। वो लाश को समुद्र में फेंकने ही वाला था कि जहाज की सबसे निचली मंजिल से बिल्ली की रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख की आवाज सुनाई दी। अंबर भी एक बार कांप उठा, लेकिन वो बड़े मजबूत दिल का नौजवान था और बहादुर और निडर भी था। उसने लाश उठाकर समुद्र में फेंक दी। उस वक्त समुद्र में धूप चमक रही थी। लाश के समुद्र में गिरते ही आसमान पर जैसे आंधी सी चढ़ी और देखते देखते सारा आसमान स्याह बादलों से ढक गया और तेज हवा में जहाज के बादबान गुब्बारों की तरह फूल गए और जहाज लहरों पर बड़ी तेजी से बहने लगा। हवा तूफान की शक्ल इख्तियार करने लगी। समुद्र में बड़ी बड़ी मौजें उठ उठकर जहाज के पैंदे से टकराती और उसे उठाकर दूसरी तरफ ले जाती। बादल जोर जोर से गरजने लगे। समुद्र पर चारों तरफ दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया। छमाछम बारिश शुरू हो गई। बादबानों के खुले होने की वजह से जहाज ज्यादा शिद्दत से डोल रहा था, क्योंकि तूफानी हवाएं उनमें भर जाने से जहाज मौजों पर लकड़ी के खिलौने की तरह उछल उछल कर नीचे गिर रहा था। अंबर को यकीन था कि हमारा अभी तक इसी खाली और पुरस्कार जहाज में है, इसीलिए वो इस जहाज को गर्क होने से हर हालत में बचाना चाहता था ताकि अमारा जिंदा रहे। वो जहाज के उस मस्तूल पर चढ़ गया जहां लाश लटकी हुई थी। वो बादबानों की रस्सी काटकर उन्हें नीचे गिरा देना चाहता था ताकि जहाज की रफ्तार में जो भयानक तेजी आ गई थी वो कम हो जाए और जहाज समुद्र में गर्क होने से बच जाए। लकड़ी के मोटे खंभे पर सबसे ऊपर चढ़कर अंबर ने महसूस किया कि वो गली सड़ी लाश के बिल्कुल आमने सामने आ गया है। बारिश, बादलों की गरज और घटाओं के अंधेरे में लाश की खोपड़ी और जिस्म की हड्डियां गले सड़े गोश्त में से जगह जगह झांक रही थी। खोपड़ी में आंखों की जगह दोनों सुराखों में अंबर को सुरख चमक सी महसूस हुई। उसने कोई ख्याल न किया और खंजर से बादबान के रस्से काटने में मसरूफ हो गया। जब रस्से कट गए और फूले हुए बादबान एक जबरदस्त धमाके के साथ नीचे जहाज के अर्शे पर धड़ाम से गिर पड़े तो जहाज का मस्तूल भी जोर से हिल गया। लाश को भी एक दो झटके लगे और जैसे उसकी खोपड़ी में से शू शू की आवाजें निकलने लगी। अंबर अभी तक उस जगह पर था जहां खड़े होकर मल्लाह दूर में समुद्र में आने वाले जहाज या समुद्री चट्टानों या जमीन को देखकर आवाज बुलंद करके जहाज के मुसाफिर और कप्तान को खबरदार किया करते हैं। शू शू की आवाज पर अंबर ने चौंक कर लाश की खोपड़ी की तरफ देखा। बारिश अंबर के चेहरे पर पड़ रही थी। लाश से भी बारिश का पानी टपक रहा था। लाश की आंखों के सुराखों में से दो दो सुरख आंखें कंधारी अनार के दानों की तरह चमक रही थी। अंबर ने सोचा, इस खोपड़ी में ये आंखें किस शय की हैं? वापस उतरते हुए अंबर को लाश के बिल्कुल करीब से होकर जाना था। जब वो लकड़ी के मस्तूल पर आहिस्ता आहिस्ता फिसलता हुआ
लाश के करीब से गुजरने लगा तो एकदम से खोपड़ी के सुराखों में से हुंकारे मारते हुए 2 सबज सांप निकले और अंबर की गर्दन के गिर्द लिपटे और उसकी आंखों पर बार बार डसने लगे। अंबर घबरा गया। अगर वो दोनों हाथों से उनको पकड़ता है तो नीचे गिर पड़ता है। अगरचे नीचे गिरने से उसे कुछ नहीं हो सकता था, फिर भी वो नहीं चाहता था कि ख्वामखा इतनी बुलंदी से हाथ छोड़कर महज सांपों के लिए छलांग लगा दे। उसने सांपों को डसने दिया और फिसलता हुआ नीचे उतर आया। जहरीले सांप अभी तक उसकी गर्दन के गिर्द लिपटे उसकी आंखों को डस रहे थे। डसने से सांपों के दांत जख्मी हो गए थे, लेकिन अंबर की आंखें पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गई थी। अंबर ने दोनों सांपों को गर्दन से पकड़कर उतारा और कुचलकर समुद्र में फेंक दिया। बादबानों के गिरने से जहाज के डोलने में काफी फर्क आ गया था, लेकिन बारिश और समुद्री तूफान में कोई फर्क नहीं आया था। वो हैरान था कि वो किस जादूगर या चुड़ैल की लाश थी कि जिसके समुद्र में गिरने से इतना जबरदस्त तूफान आ गया था। ये मुअम्मा अंबर की समझ में नहीं आ रहा था। अर्शे पर बारिश और समुद्र की तूफानी लहरों की बौछारें पड़ रही थी। वो तरपालों की छत के नीचे उस जगह आ गया जहां जहाज को एक खास सीध में रखने वाली चरखी लगी थी। उस चरखी को रस्सी बांधकर एक जगह रोक दिया गया था, क्योंकि जहाज की कोई मंजिल ही नहीं थी, तो फिर चाहे वो जिस तरफ बहता चला जाए। बादलों की गरज, बिजली की चमक और समुद्री बड़ी बड़ी मौजों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। जहाज लहरों पर डोलता हुआ किसी नामालूम सिमत को बड़ी रफ्तार से चला जा रहा था। अंबर नहीं चाहता था कि जहाज किसी चट्टान से टकराकर पास पास हो जाए, क्योंकि इस किस्म के तूफानों में समुद्री जहाज शुतर बेमहार होकर अक्सर समुद्र के अंदर उभरी हुई चट्टानों से टकराकर तबाह हो जाया करते हैं। अंबर अमारा को जहाज से वापस हासिल करना चाहता था। उसका दिल कह रहा था कि अमारा इसी जहाज में किसी जगह मौजूद है। कहाँ है? अंबर यही मालूम करना चाहता था। बादलों की गरज हल्की होने लगी, तूफान का जोर भी टूटने लगा और बारिश भी कुछ धीमी हो गई। बादलों के हल्के हो जाने से समुद्र पर गुरूब होते सूरज की सुरख सुरख रोशनी फैल गई। तूफान का जोर थम गया था, मगर समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जहाज को उसी तरह आगे धकेलती लिए जा रही थी। जहाज जुनूबी समुद्रों की तरफ बहा चला जा रहा था। अंबर एक जगह बैठा अमारा, नाग और मारिया के बारे में सोच रहा था। उसकी पीठ जुनूब की तरफ थी, जहां दूर समुद्र से निकले हुए एक पहाड़ की चोटी पर किसी महल का गुंबद सूरज की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। अंबर उठकर अर्शे पर टहलने लगा तो उसकी नजर जुनूब की तरफ समुद्र में चली गई। दूर बुलंद पहाड़ की चोटी पर चमकते हुए महल के गुंबद को देखकर वो भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि ये कैसा महल है कि गुमनाम समुद्र में इतनी दूर एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। जहाज को समुद्री मौजें बड़ी तेजी से उस पुरस्कार महल की तरफ लिए जा रही थी। दिन छुप रहा था, सूरज बादलों के पीछे से झांकता हुआ मगरिब में समुद्र की तरफ झुक रहा था। जो ही सूरज समुद्र में डूबा, समुद्र पर अंधेरा छा गया। अंबर ने पहाड़ की तरफ देखा, जो अब समुद्र में ज्यादा फासले पर नहीं रह गया था। महल में सबसे ऊपर किसी जगह रोशनी हो रही थी, जैसे वहां कोई शमा रोशन हो। ये शाम होते ही जैसे अपने आप रोशन हो गई थी। अंबर को एक बात का बहुत फिक्र था। वो हजारों सालों से सहराओं, मैदानों, पहाड़ों और समुद्रों में सफर कर रहा था। उसे मालूम था कि जहाज इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है कि अगर इसे रोका ना गया तो वो किनारे पर चढ़ जाएगा और साहिल पर किसी चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सवाल यह था कि जहाज को रोका किस तरह जाए। अंबर के पास ना तो लंगर था और ना मल्लाह जो जहाज को ज्यादा आगे बढ़ने से रोक सकते। लंगर इस जहाज का था ही नहीं और गुलाम मल्लाह खुदा जाने किस जिन भूत या चुड़ैल का निवाला बन गए थे। अंबर ने महसूस किया कि पहाड़ की चोटी वाले महल में जलती रोशनी कभी बुझकर फिर से रोशन हो जाती है। गोया वहां से इस समुद्री जहाज को सिग्नल दिए जा रहे थे। ये कौन लोग थे जो उस महल से सिग्नल दे रहे थे? अंबर को अब यही मालूम करना था। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा खतरा था वो यही थी कि जिस रफ्तार से जहाज साहिल की चट्टानों की तरफ बढ़ रहा है, ये जरूर उनसे टकराकर पास पास हो जाएगा। मगर अब ऐसा हुआ कि जो ही साहिल करीब आया, जहाज की रफ्तार अपने आप मध्यम हो गई। जो जो जहाज आगे बढ़ रहा था वो बहुत आहिस्ता हो रहा था। जब साहिल आ गया तो जहाज जूं की चाल चलने लगा और फिर एक जगह समुद्र में ही रुक गया। यहाँ से साहिल की चट्टानें 60-70 कदमों पर थी। अंबर को ताज्जुब हुआ कि इस जहाज को किस ताकत ने साहिल के पास आकर रोक दिया है। मगर राज के ऊपर एक और राज का पर्दा गिर रहा था। उसे इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि जहाज के अपने आप रुक जाने के राज पर गौर करता, क्योंकि उसके सामने पहाड़ था जिस चोटी पर एक और पुरस्कार महल था। उसकी सबसे ऊपर वाली छत की खिड़की में एक गोल चिमनी वाली शमा जल रही थी। अंबर एक छोटी सी डोंगानुमा कश्ती पर बैठकर साहिल की तरफ चल दिया। समुद्र की जोशीली लहरों ने बहुत जल्द उसे साहिल पर पहुंचा दिया। यह पथरीला साहिल था। अंबर ने कश्ती को पत्थरों में खींचकर एक चट्टान से बांध दिया।
ऐसा लगता था कि इस जजीरे में सिवाय एक बुलंद पहाड़ के और कुछ नहीं है। उस पहाड़ के ऊपर महल था जिसकी दीवारें पत्थर की थी और बुर्जियों में अंधेरा छाया हुआ था। महल में भी सिर्फ ऊपर वाली छत की खिड़की में रोशनी हो रही थी, बाकी सारे महल में कहीं रोशनी नहीं थी। रात का अंधेरा इस पहाड़ी जजीरे पर गहरा हो रहा था। यहाँ समुंदर की मौजों का बहुत शोर था, क्योंकि वो समुंदर से उठकर साली चट्टानों से टकराती थी और झाग उड़ाती वापस चली जाती थी। टकराती लहरों के छींटे अंबर तक पहुंच रहे थे। आसेबी जहाज पीछे समुंदर में अकेला खड़ा डोल रहा था। हैरत की बात यह भी थी कि लंगर ना होने के बावजूद वो अपनी जगह पर साकित खड़ा लहरों का मुकाबला कर रहा था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे उसे किसी तिलिस्म या आसेब ने जकड़ रखा हो। अंबर ने महल की तरफ देखा। महल पहाड़ की चोटी पर काफी ऊपर जाकर बना हुआ था। खुदा जाने इसे किसने बनाया था और बनाने वाले अब वहां थे भी कि नहीं, लेकिन वहां कोई ना कोई रहता जरूर था, इसलिए कि महल से आसेबी जहाज को बाकायदा सिग्नल दिए गए थे। पहाड़ की एक तरफ पत्थरों का बना हुआ एक तंग जीना ऊपर जा रहा था। अंबर ने जीना चढ़ना शुरू कर दिया। ये जीना पहाड़ के इर्द गिर्द होकर ऊपर जाता था। पहाड़ की दूसरी जानिब भी समुंदर ही था, जो रात के अंधेरे में स्याही माइल सा दिखाई दे रहा था, और उसकी मौजें पहाड़ के साथ फैली हुई चट्टानों से टकराकर वापस जा रही थी। अंबर पत्थर की सीढ़ियां चढ़ता गया। सीढ़ियों के पत्थर टूट फूट गए थे। उनकी दरारों के दरमियान घास उग गई थी। जीने की एक जानिब स्याह काले पहाड़ की ऊंची दीवार थी और दूसरी जानिब गहरा समुंदर था। अंबर बेखौफ होकर ऊपर चला जा रहा था। वो आसेबी जहाज, महल और अमारा की गुमशुदगी के राज को हल करना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अंबर अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। पहाड़ के 3 चक्कर लगाने के बाद जीना सीधा हो गया और दूर ऊपर पहाड़ की चोटी पर महल का मेहराबी दरवाजा दिखाई देने लगा, जो रात के अंधेरे में भी फीका फीका सा दिखाई दे रहा था। अंबर पुरस्कार महल के दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। दरवाजा बंद था। मेहराब पर जंगली बेल की घनी शाखों ने साया कर रखा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से रोशनी बहुत कम थी। अंबर ने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा अंदर से बड़ी सख्ती से बंद था। महल की दीवार सीधी ऊपर को चली गई थी और दूसरी मंजिल पर काफी ऊपर जाकर 2 खिड़कियां थी जो बंद थी और वहां अंधेरा छाया हुआ था। उन खिड़कियों में से भी अंदर नहीं जाया जा सकता था। महल की पिछली दीवार के नीचे इतनी गहरी खाई थी कि वहां कुछ नजर नहीं आता था। अंधेरे में समुद्र की तूफानी मौजें दूर नीचे पत्थरों से सर टकराकर भयानक शोर पैदा कर रही थी। आसमान पर एक जगह से बादल फट गए और चांद निकल आया। चांद की पुरस्कार जर्द रोशनी में समुद्र में खड़ा आसेबी जहाज साफ दिखाई देने लगा। अंबर की निगाह जहाज की तरफ गई तो उसने देखा कि एक कश्ती साहिल की तरफ चली आ रही है। चांदनी में उस कश्ती में बैठे 4 इंसानों के साए नजर आ रहे थे। 2 कश्ती चला रहे थे और 2 कश्ती में कोई संदूक रखे खामोश बैठे थे। ये आदमी जहाज में कहां से निकल आए? जहाज तो बिल्कुल खाली था। अंबर पहाड़ की चोटी पर खड़ा कश्ती को साहिल की तरफ आते देख रहा था। कश्ती किनारे पर आकर लग गई। चारों आदमियों ने लंबूतरा संदूक, जो मुर्दा रखने वाली ताबूत की तरह था, उठाया और पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये लोग ऊपर महल पर आ रहे थे। अंबर एक पत्थर की ओट में होकर बैठ गया और उन लोगों का इंतजार करने लगा। पहाड़ का पूरा चक्कर काटकर वो चारों आदमी महल के दरवाजे पर आकर रुक गए। चांदनी में अंबर ने देखा कि उन चारों ने लंबे स्याह चोगे पहन रखे थे। सरों पर लंबूतरी स्याह टोपियां थी, आंखों पर स्याह नकाब थे और कमर के साथ तलवारें लटक रही थी। दरवाजे के पास आकर उन्होंने मुर्दे का ताबूत जमीन पर रख दिया। एक नकाबपोश आगे बढ़ा। दरवाजे में एक जगह हाथ डालकर उसने किसी शय को अपनी तरफ खींचा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। ये चारों नकाबपोश ताबूत कंधों पर उठाकर दरवाजे में दाखिल हो गए। उनके अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंबर सोचने लगा कि इस ताबूत में किसकी लाश थी? ये लोग महल में क्या करते हैं? ये लाश किस लिए ऊपर ले जा रही हैं? अंबर पत्थर की ओर से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने पूरी ताकत से उस पर तलवार का वार किया। ये वार खोपड़ी को 2 टुकड़े कर देने वाला था, मगर तलवार अंबर की फौलादी खोपड़ी से लगकर टूट गई। अंबर ने पलट कर देखा। एक नकाबपोश आधी तलवार हाथ में थामे खड़ा था और यकीनन हैरान हो रहा था कि अंबर तलवार का इस कदर भरपूर वार खाने के बाद जिंदा कैसे बच गया। अंबर उस नकाबपोश को मारना नहीं चाहता था, वो उससे खुफिया महल का राज मालूम करना चाहता था। उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या करते हो? नकाबपोश ने टूटी हुई तलवार से ही एक और जबरदस्त वार किया। इस बार तलवार अंबर के पेट में घोंपने की कोशिश की गई थी, लेकिन नतीजा वही निकला। तलवार नकाबपोश के हाथ से टूटकर नीचे गिर पड़ी। जब उसने दोनों वार खाली जाते देखे तो अपने लंबे चौगे की जेब से एक कंकरी निकालकर उस पर फूंका और अंबर पर फेंकी। कंकरी सांप बनकर अंबर की गर्दन पर गिरी
और सांप ने अंबर के ऊपर वाले होंठ पर डस दिया। अंबर ने सांप को पकड़कर कुचल डाला। नकाबपोश ने जेब से एक पत्थर का पुतला निकालकर अंबर के आगे फेंका। पत्थर का पुतला बड़ा होते होते एक खौफनाक शक्ल वाला भूत बन गया। भूत के 4 हाथ और 4 सर थे। उसने अंबर को दबोच लिया। अंबर भी होशियार हो चुका था। भूत ने अंबर की गर्दन को पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखें निकालने की कोशिश की, लेकिन अंबर ने एक झटके से भूत का एक सर उसकी गर्दन से अलग कर दिया। फिर दूसरे झटके से दूसरा और फिर तीसरा सर गर्दन से तोड़कर नीचे फेंक दिया। भूत का चौथा सर अपने आप मुर्दा होकर लटक गया और भूत छोटा होते हुए जमीन के अंदर धंस गया। नकाबपोश जादूगर परेशान होकर एक तरफ को भागा। अंबर ने उस पर छलांग लगाई। वो बिजली जैसी तेजी से उसके नीचे से निकलकर महल की पिछली दीवार की तरफ दौड़ा। अंबर उसके पीछे भागा। नकाबपोश को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उसे मालूम हो चुका था कि उसका मुकाबला किसी बहुत बड़े जादूगर से है। आगे जाकर पहाड़ खत्म हो गया था और नीचे समुंदर और चट्टानें थी। नकाबपोश ने अंबर को अपने पीछे आता देखा तो नीचे छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही नकाबपोश के जैसे स्याह बड़े बड़े पर निकल आए और वह बहुत बड़े चमगादड़ की तरह हवा में तैरता हुआ समुद्र के ऊपर जाकर गायब हो गया। अंबर यह हैरतनाक मंजर देखता रह गया। चांद फिर बादलों की ओट में आ गया था और समुद्र के ऊपर चारों तरफ अंधेरे की हल्की स्याह चादर फैल गई थी। अंबर अब महल में जाकर यह पता करना चाहता था कि कहीं इस ताबूत में अमारा की लाश तो नहीं थी। उसे शक था कि इन नकाबपोश जादूगरों ने कहीं अमारा को मारकर या बेहोश करके ताबूत में न डाल रखा हो। वह महल के दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसने वो जगह तलाश कर ली जिसमें हाथ डालकर नकाबपोश ने दरवाजे को खोला था। यहाँ एक लोहे की छोटी सी हत्थी लगी थी। अंबर ने हत्थी को अपनी तरफ खींचा तो दरवाजे का एक पट आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंबर एक तरफ हो गया था। उसने सर आगे करके दरवाजे के अंदर देखा। वहाँ अंधेरा था, खामोशी थी, सिवाय समुंदर की लहरों के वहाँ और कोई आवाज नहीं थी। अंबर दरवाजे के अंदर आ गया। यहाँ अंदर से ठंडी हवा आ रही थी जिसमें नमी की बू थी। अंधेरे में अंबर को कुछ कुछ दिखाई देने लगा था। सामने एक लंबी ड्योढ़ी थी जिसकी दोनों जानिब कोठरियां बनी हुई थी जिनके दरवाजे बंद थे। अंबर दरवाजे से गुजरकर ड्योढ़ी में आया तो उसके पीछे दरवाजा दोबारा बंद हो गया। ये कोई जादू का महल लगता था जिसमें आसेबी रूहें जादूगरों की कैद में थी। अंबर अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा। ड्योढ़ी से आगे एक तंग गली आ गई। ये दाएं जाने मुड़ गई और अंबर को ऊपर हल्की सी रोशनी नजर आई। ये रोशनी ऐसी थी जैसे किसी जगह आग जल रही हो। गली का फर्श ऊंचा होता गया जैसे वो किसी घाटी की चढ़ाई चढ़ रहा हो। रोशनी एक गोल सुराख में से आ रही थी। अंबर ने सुराख में से झांक कर देखा। अंदर एक गोल कमरा था जिसके दरमियान में एक पत्थर के बड़े प्याले में आग जल रही थी। उसके इर्द गिर्द 6-7 नकाबपोश खामोश खड़े थे। उनके पांव के करीब चबूतरे पर वही ताबूत रखा था जिसके अंदर अंबर के ख्याल में अमारा की लाश थी या वो बेहोश पड़ी थी। नकाबपोश ने भारी आवाज में जादू के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्रों की आवाज के साथ ही दीवार एक जगह से शक हुई और उन नकाबपोश जादूगरों का सरदार बड़ा जादूगर नमूदार हुआ। जादूगरों के सरदार के सर पर काले रंग का ताज था जिसके ऊपर एक जिंदा सांप फन उठाए बैठा था। उसके आते ही दूसरे नकाबपोश परे परे हट गए। सरदार जादूगर ने ताबूत पर दोनों हाथ रखकर कोई मंत्र पढ़ा, फिर उसके ढकने को खोल दिया। अंबर ये सब कुछ हैरत से तक रहा था। ताबूत में वाकई अमारा लेटी लेटी ऊपर उठने लगी। ताबूत से ऊपर कोई 5 फुट बुलंद होकर उसका हवा में लेटा हुआ बेहोश या मुर्दा जिस्म रुक गया। नकाबपोश जादूगर सरदार ने कोई शय आग में डाली। नीले रंग का एक शोला बुलंद होकर बुझ गया। कमरे में लोबान का धुआं फैल गया। उसकी तेज बू अंबर ने भी महसूस की। खुदा जाने ये जादूगर अमारा के साथ क्या सलूक करने वाले थे। अंबर ने सोचा कि वो छलांग लगाकर इन खबीस जादूगरों के दरमियान पहुंच जाए और अमारा को उनके पंजों से छुड़ा लाए। फिर ख्याल आया कि इस तरह अमारा की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उसे तो ये लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, मगर हो सकता है कि अमारा को अपने जादू से हलाक कर दें। वो वहीं सुराख के साथ लगा उन जादूगरों को तकता रहा। सरदार जादूगर ने हाथ का इशारा किया। एक नकाबपोश लपक कर एक तरफ गया और दीवार के साथ रखे संदूक में से एक इंसान का कटा हुआ सर लेकर वापस अपनी जगह पर आ गया। ये कटा हुआ सर किसी समुद्री जहाज के मल्लाह का लगता था जिसके कानों में तांबे की मुंदरें थी और मूंछें बहरी लुटेरों जैसी थी। हो सकता है आसेबी जहाज के सारे मल्लाहों को इन्हीं जादूगरों ने हलाक कर दिया हो। अंबर ये सोच ही रहा था कि सरदार जादूगर ने बहरी लुटेरे का कटा हुआ सर हाथ में लेकर उसे आग पर रख दिया। इंसानी बाल और खाल जलने की बू उठी। जब इंसानी सर बिल्कुल जलकर कोयला हो गया तो सरदार जादूगर ने उसे एक सलाख की मदद से आग से बाहर निकाला और अमारा के बेहोश जिस्म के ऊपर लाकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जादू के मंत्रों की आवाज के साथ अमारा के जिस्म ने हिलना शुरू कर दिया।
जैसे वो सख्त सर्दी में कांप रहा हो। जादूगर सरदार भुना हुआ इंसानी सर उसी तरह सलाख में लटकाए खड़ा मंत्र पढ़ता रहा। जब अमारा के जिस्म ने कांपना बंद कर दिया तो जादूगर ने इंसानी सर प्याले की आग में डाल दिया, जिसने उसी वक्त आग पकड़ ली और खोपड़ी की हड्डी चिटक चिटक कर जलने लगी। जादूगर सरदार ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अमारा के जिस्म की तरफ अपनी लंबी लंबी उंगलियों का इशारा किया। अमारा का बेहोश अकड़ा हुआ फिजा में लटकता हुआ जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया और फिर वो अपने आप ताबूत में चला गया। सरदार जादूगर ने ताबूत बंद कर दिया और अपनी भारी सोई हुई आवाज में बोला, ताबूत को तय खाने में ले जाओ। 10 रोज बाद पूरा चांद आधी रात को समुंदर से निकलेगा। उस रात इस औरत की गर्दन काटकर आग में डाल दी जाएगी और फिर हम सब गैर फानी हो जाएंगे। फिर हम कभी ना मर सकेंगे और हमेशा जिंदा रहेंगे। इस ऐलान पर बाकी नकाबपोशों ने हाथ बुलंद करके नारे लगाए और 4 नकाबपोश अमारा का ताबूत कंधों पर रखकर दीवार के साथ वाली सीढ़ियां चढ़कर उस सुराख की तरफ बढ़े जहां अंबर छुपकर खड़ा यह भयानक जादू का खेल देख रहा था। अंबर जल्दी से पीछे हटकर अंधेरे में दीवार के साथ लग गया। नकाबपोश ताबूत लेकर सुरंग में उतर गए। अंबर उनके पीछे पीछे आ रहा था। सुरंग में अंधेरा था। एक मोड़ पर मशाल रोशन थी। उसकी रोशनी में नकाबपोश जादूगरों ने दीवार के आगे ताबूत रख दिया। सामने लोहे का दरवाजा था जिस पर बड़ा मजबूत और पुराना ताला पड़ा था। एक नकाबपोश ने ताले पर उंगली रखकर कोई जादू का मंत्र पढ़कर फूंका। ताला अपने आप खुल गया। वो नकाबपोश जादूगर वहीं खड़ा रहा। बाकी नकाबपोश अमारा का ताबूत लेकर अंदर चले गए। उन्होंने ताबूत अंधेरी कोठरी में ले जाकर रख दिया। बाहर आए तो नकाबपोश जादूगर ने वैसे ही ताला फिर से लगा दिया। इस काम से फारिग होकर चारों जादूगर हाथ बांधकर आहिस्ता आहिस्ता चलते सुरंग के मोड़ मुड़कर गायब हो गए। जब अंबर को यकीन हो गया कि नकाबपोश वहां से काफी दूर चले गए हैं तो वो दीवार की ओर से निकलकर बंद दरवाजे के पास आया। उसने ताले पर हाथ रखा और फिर एक हल्का सा झटका दिया। ताला खुल गया। अंबर दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर कोठरी में आ गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसे यहाँ वही खुरखुराने और किसी दरिंदे की सांस लेने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वो अंधेरे में ही दीवार के साथ लगकर टटोल टटोल कर आगे बढ़ने लगा। ये कोठरी नहीं बल्कि एक और सुरंग थी और नकाबपोशों ने इस सुरंग के आखिर में एक चबूतरे पर अमारा का ताबूत रखा था। अंबर फूंक फूंक कर कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। अचानक अंधेर में उसका पांव एक खाली जगह पर पड़ा और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। ये एक गहरा खुश्क अंधा कुआं था जिसमें ऊपर का उठे हुए नेज़े और तलवारें लगी थी। अंबर उन नेज़ों और तलवारों के ऊपर जाकर गिरा। अगर वो अंबर ना होता तो उसका जिस्म उन तलवारों और नेज़ों ने छलनी कर दिया होता, मगर अंबर पर कोई असर ना हुआ। उल्टा उसके गिरने से नेज़े और तलवारें टूट गईं, जैसे उन पर कोई भारी पत्थर गिरा हो। अंबर ने अंधेरे में टिटोला। वो एक छोटे से मगर बड़े गहरे कुएं में कैद हो चुका था। कुएं की गोल दीवार रगड़े हुए पत्थर की थी, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ सकता था। अंबर को दुनिया का कोई हथियार हलाक नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वो किसी गहरे कुएं में गिर पड़े तो रस्सी या सीढ़ी के बगैर ऊपर नहीं चढ़ सकता था। फिर वो आम इंसानों की तरह बेबस हो जाता था। ऐसे मौकों पर उसे खोया हुआ तावीज बहुत याद आता। उस वक्त भी अंबर बेबस हो गया था। वो किसी को आवाज भी नहीं दे सकता था। अमारा उसके ऊपर जरा फासले पर एक ताबूत में बंद पड़ी थी। वो एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकती थी। अंबर ने उस वक्त नाग और मारिया को याद किया। अगर किसी तरह उनमें से कोई वहां आ जाता तो उसे कुएं की मुसीबत से रिहाई दिला सकता था, वरना कोई खबर ना थी कि अंबर को कब तक इसी अंधे कुएं में रहना पड़े। दूसरी तरफ जरा नाग और मारिया को भी देखते हैं। नाग और मारिया पेरिस के एक होटल में आमने सामने वाले कमरे में रहते थे और शहर में दिन भर अंबर की तलाश में फिरते रहते कि शायद वो उन्हें किसी जगह मिल जाए। जब दोनों अंबर को तलाश करते करते थक गए और उन्हें यकीन हो गया कि अंबर पेरिस में नहीं है, तो उन्होंने शहर छोड़ देने का फैसला कर लिया। अब हमें किस तरफ जाना चाहिए? मारिया ने पूछा। नाग कुछ सोचकर कहने लगा, मेरा ख्याल है कि हमें उंदुलस के मुल्क की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अंबर की जुबानी एक बार सुना था कि वो मुसलमानों के उंदुलस और आज के स्पेन की सैर करना चाहता है। मारिया ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया हो और उंदुलस की सैर का उसे ख्याल भी ना रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। फिर तुम्हारा मशवरा क्या है? नाग ने मारिया से पूछा। मारिया इस वक्त नाग के कमरे में ही थी। नाग सोफे पर बैठा चाय पी रहा था और मारिया पलंग पर बैठी थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था जो दिखाई नहीं दे रहा था। उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, क्या ख्याल है, अगर हम स्पेन ही की तरफ निकल चलें तो अच्छा ना होगा? क्योंकि मुमकिन है अंबर अपनी मुसीबत से निकलकर उसी मुल्क की तरफ सफर कर रहा हो। नाग ने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए कहा, हाँ, इस तरह कम से कम हम यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया करने से तो बच जाएंगे, क्योंकि अंबर ज्यादा देर मुसीबत में फंसने वाली चीज नहीं है। मारिया हंस पड़ी। मुसीबत तो उसे कोसों दूर भागती है। इतने में बहरा नाग के कमरे में दाखिल हुआ।
बैरा खौफ भरी नजरों से कमरे में दाएं बाएं देख रहा था, क्योंकि उसने कमरे में दाखिल होते ही एक औरत की आवाज़ सुनी थी। ये मारिया की आवाज़ थी, जो उसी कमरे में मौजूद थी, मगर किसी को नज़र नहीं आ सकती थी। नाग समझ गया कि होटल का बैरा क्या शय देखने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उसने बैरे की तरफ चुटकी बजाकर पूछा, इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? क्या तुम्हारी कोई शय गुम हो गई है? नहीं तो सर, कोई शय गुम नहीं हुई, वैसे ही देख रहा था। खाना किस वक्त खाएंगे सर? होटल का बैरा गोल मेज के बिल्कुल सामने खड़ा था। उस मेज के पास ही पलंग पर मारिया दूध का गिलास लिए बैठी थी। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है थोड़ी देर तक ले आना खाना। बैरे ने हंसकर कहा, सर आज हमने एक जापानी डिश भी बनाई है, वो ले आऊं? कौन सी डिश है वो? बैरा बोला, सर सांप उबाले हैं। नाग एकदम से उठकर खड़ा हो गया। गुस्से से उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो खुद एक सांप था और अपने भाइयों का होटल में सूप बनते और उबलते नहीं देख सकता था। बैरा डर कर सहम गया, मगर नाग ने बैरे को कुछ न कहा। अपने गुस्से पर काबू पा लिया और सोफे पर बैठते हुए कहा, आइंदा खबरदार जो मेरे सामने उबले हुए सांपों का जिक्र किया। बैरे ने डरते डरते कहा, सर एक मोटा जर्मन कप्तान होटल में ठहरा है, वो सांपों का गोश्त बड़े शौक से खाता है। नाग ने पूछा, कौन से कमरे में ठहरा है वो? सर 17 नंबर में है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। बैरे को भी पता था कि इन आमने सामने वाले दोनों कमरों में एक भूत रहता है, चुनाचे वो भी सहमा सहमा अंदर आया करता था। वो जाने लगा तो मारिया को शरारत सूझी। उसने बैरे के आगे आकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, और क्या हाल है तुम्हारा मिस्टर बैरा? बैरा चीख मारकर कमरे से भाग गया। मारिया कहकहा लगाकर हंस पड़ी। नाग ने कहा, बेचारा पहले ही डरा हुआ था, अब तो वो कभी हमारे कमरे में नहीं आएगा। मारिया बोली, ना आए, हम भी तो शाम तक ये होटल छोड़ने वाले हैं। नाग ने कहा, उंदलस को जाने वाले समुद्री जहाज का पता करना पड़ेगा पहले। मेरा ख्याल है पेरिस की बंदरगाह मार्सिल्स से स्पेन को हर दूसरे तीसरे रोज जहाज जाता है, वहां चलकर मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब तुम तैयार हो जाओ। मेरा ख्याल है हम दोपहर का खाना खाने के बाद ही यहाँ से मार्सेल्स शहर की तरफ रवाना हो जाएंगे। दोपहर का खाना मारिया और नाग ने मिलकर बंद कमरे में खाया। इसके बाद नाग ने कहा, मैं नीचे जाकर होटल का बिल अदा कर रहा हूँ और साथ ही जरा उस मोटे जर्मन कप्तान की भी खबर लेता हूँ, जिसे सांपों का गोश्त बहुत पसंद है। मारिया ने पूछा, क्या सलूक करोगे उसके साथ? नाग बोला, ऐसा सलूक करूंगा कि आइंदा वो सांप खाने की जुर्रत नहीं करेगा। नाग कमरे से निकल गया। मारिया गुसल खाने में नहाने और कपड़े तब्दील करने चली गई। नाग ने होटल के मैनेजर के पास आकर बिल की रकम अदा की। मैनेजर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि दोनों आसेबी कमरे खाली हो रहे थे, क्योंकि उसे मालूम था कि इस नौजवान नाग की वजह से ही सामने वाले कमरे में भी कोई भूत आबाद है। नाग ने कहा, मेरी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माजरत चाहूंगा। मैनेजर ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। नाग ऊपर वाली मंजिल में आकर 17 नंबर कमरे के बाहर रुक गया। उस कमरे में सांपों के गोश्त का शौकीन मोटा जर्मन कप्तान ठहरा हुआ था। नाग ने कमरे की घंटी बजाई। भारी भार कम मोटा बड़ी बड़ी मूंछों वाला जर्मन कप्तान उबले हुए 4-5 सांपों को मजे ले लेकर खाने के बाद रुमाल से अपनी मूंछें साफ कर रहा था। घंटी की आवाज सुनकर वो गुर्राया, कौन है? अंदर आ जाओ अहमक आदमी। नाग दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मोटे कप्तान ने लाल लाल आंखें उठाकर अपने सामने एक सूट बूट वाले दुबले पतले नौजवान को देखा तो उसने बेपरवाही और गुस्से से पूछा, किसको तलाश करते फिर रहे हो उल्लू की दुम? नाग को गुस्सा तो बड़ा आया, मगर वो पी गया। बड़े अदब से करीब आकर बोला, जनाब मैं अपने भाइयों की तलाश में आपके पास आया हूँ। तुम्हारे भाइयों का मेरे साथ क्या वास्ता? मोटे कप्तान ने करख्त आवाज में पूछा। नाग ने उसी अदब से कहा, जनाब आपने मेरे भाइयों को अभी अभी खाया है। क्या मतलब? मोटा जर्मन कप्तान अपनी कुर्सी पर उठकर खड़ा हो गया। वो नाग को कोई पागल नौजवान समझने लगा जो होटल वालों की नजर बचाकर अंदर आ गया था। उसने नाग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नौजवान मैं जानता हूं तुम पेरिस के सबसे बड़े पागल खाने से भागकर यहाँ आ गए हो, लेकिन यकीन करो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे कमरे से निकलकर चुपचाप वापस पागल खाने चले जाओ। नाग ने कहा, जनाब आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, मगर आपने अभी अभी खाने में क्या खाया है? मोटा जर्मन इस पागल की बातों से अब खुश हो रहा था। मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गया और दांतों में खलाल करते हुए बोला, उल्लू की दुम, मैंने तो अभी अभी 4 सांप खाए हैं जो खास तौर पर मेरे लिए उबाले गए थे। नाग ने कहा, जनाब वही 4 सांप मेरे भाई थे, आपने उन्हें खा लिया। आपसे अपने भाइयों का बदला लेने आया हूँ। मोटा जर्मन अब पूरी तरह समझ गया था कि ये कोई पागल है। उसने कहकहा लगाकर कहा, अच्छा तो वो सांप तुम्हारे भाई थे? नाग बोला, हाँ जनाब। तो फिर अब तुम क्या चाहते हो? मोटे जर्मन ने पूछा। नाग ने कहा, मैं चाहता हूं कि जनाब आप मुझे भी उबाल कर खा जाएं। क्या तुम सांप हो? मोटे जर्मन ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। नाग ने बड़े सुकून से जवाब दिया, हाँ जनाब मैं सांप हूँ।
इस पर मोटे जर्मन ने जोरदार कहकहा लगाया और उसकी तौंद कुर्सी पर हिलने लगी। बोला, अच्छा तो फिर सांप बन जाओ, मैं तुम्हें भी उबाल कर खा जाऊंगा। अभी बन जाता हूँ जनाब। नाग ने इतना कहा, आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया और स्याह रंग का बड़े फन वाला सांप बन गया। मोटा जर्मन अपनी कुर्सी पर सुन्न होकर रह गया। उसके पांव तले की जमीन निकल गई थी। जो कुछ उसने देखा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके सामने मेज पर एक काला नाग कुंडली मारे बैठा था। उसकी गर्दन मेज से 3 फुट बुलंद थी और वह फन उठाए झूम रहा था और अपनी लाल लाल आंखों से जुबान निकाल निकाल कर घूर रहा था। मोटे जर्मन का तो सारा खून खुश्क हो चुका था। एक तो उसके सामने जिंदा इंसान सांप बन गया था, दूसरा एक जहरीला सांप उसकी तरफ फन उठाए फुंकारता हुआ आगे बढ़ रहा था। मोटा जर्मन उठकर भागने ही वाला था कि सांप उछलकर उसकी गर्दन में लिपट गया। सांप का फन मोटे जर्मन की आंखों के बिल्कुल सामने था। उसे काले नाग की स्याह मूंछों के खौफनाक बाल भी साफ नजर आ रहे थे। वो थर थर कांपने लगा। नाग उसे बाकी सांप खाने के लिए जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। सांप ने बड़े आराम से अपना मुंह कांपते हुए जर्मन के माथे पर ले जाकर जोर से डस दिया। मोटे जर्मन के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। सांप उसकी गर्दन से उतरकर फर्श के कालीन पर आया और फिर गुम हो गया। कमरे में लोग जमा हो गए। मोटे जर्मन की जुबान बंद हो चुकी थी। जहर बेहद खतरनाक था। उसका सफेद रंग नीला पड़ चुका था और मुंह, नाक और कानों से खून जारी हो गया था। वो हाथ से एक तरफ इशारा कर रहा था मगर उधर कुछ भी नहीं था। सांप एक बार फिर नाग की शक्ल में आकर वहां से अपने कमरे में जा चुका था। मारिया ने नाग को कमरे में दाखिल होते देखकर कहा, मेरा ख्याल है मोटा जर्मन कप्तान कभी सांप नहीं खाएगा। नाग ने कहा, मैंने उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वह आइंदा कोई सांप खा सके। तीसरे पहर नाग और मारिया ने होटल छोड़ दिया। पेरिस के कारवांसराय से वो बंद बग्गी में सवार हुए और सारी रात सफर करने के बाद दूसरे रोज मार्सेल्स पहुंच गए। यहाँ एक बहुत बड़ी बंदरगाह थी जहाँ से समुद्री बागवानी जहाज रोम, मिस्र और स्पेन के लिए रवाना होते थे। यहाँ भी नाग ने एक पुरानी किस्म के होटल में कमरा किराए पर ले लिया। मारिया को उस होटल में ठहरने को कहा और खुद जहाज का पता करने बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। ये शहर फ्रांस के पुराने शहरों की तरह था। ज्यादा आबादी नहीं थी मगर बंदरगाह होने की वजह से बाजारों में बड़ी रौनक थी। लोग 19वीं सदी के लिबास में चल फिर रहे थे। औरतों ने फूले हुए फ्रॉक पहने थे और रंग बिरंगी छतरियां खोल रखी थी। बंदरगाह पर भी बड़ी चहल पहल थी। कई बागवानी जहाज बंदरगाह में खड़े थे। नाग ने फ्रांसीसी जुबान में एक आदमी से पूछा कि स्पेन की जानिब जहाज कब रवाना होगा। मालूम हुआ कि 3 रोज बाद एक मुसाफिर जहाज स्पेन जाने वाला है। उसके टिकट पहले ही बिक रहे थे। नाग ने फर्स्ट क्लास में एक कैबिन अपने नाम से बुक करवा लिया और मारिया को आकर खबर कर दी। वो 3 दिन उन्होंने मार्सेल्स शहर की सैरो सियाहत में गुजार दिए। यहाँ पेरिस के मुकाबले में मौसम बड़ा खुशगवार था और धूप भी खूब चमकती थी। चौथे रोज नाग और मारिया बंदरगाह पर आ गए। एक बड़ा जहाज स्पेन जाने को तैयार खड़ा था। उसके सफेद और सुरख बादबान मस्तूलों के साथ लिपटे हुए थे। मुसाफिर सीढ़ियां चढ़कर जहाज में सवार हो रहे थे। दूसरी तरफ से मजदूर उनका सामान जहाज पर लाद रहे थे। नाग और मारिया के पास कोई सामान नहीं था, बस एक छोटा सा अटैची केस था जिसमें जरूरत की चंद एक चीजें थी। जहाज के डेक से ऊपर वाली मंजिल पर फर्स्ट क्लास के सिर्फ 4 कैबिन थे। उनमें से एक कैबिन नाग के नाम बुक था। नाग कैबिन में आ गया। मारिया भी उसके साथ ही थी। उसको टिकट लेने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो तो किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। छोटा सा कैबिन बड़ा खूबसूरत था। पलंग, मेज, कुर्सी और दीवार के साथ आईना लगा था। नाग ने कहा, तुम पलंग पर सोया करना, मैं कालीन पर सो जाया करूंगा। नाग भाई, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ करोगे? मैं तो बाहर अर्शे पर भी जाकर सो सकती हूँ। नहीं मारिया बहन, मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरी बहन बाहर सो रही हो। तुम आराम से पलंग पर सोना, मेरा क्या है। मैं तो सांप बनकर जहाज की छत पर चढ़कर भी सो जाऊंगा। जहाज के बादबान खोल दिए गए, लंगर उठा दिया गया। कप्तान के हुक्म से सीढ़ी पहले ही ऊपर खींच दी गई थी। जहाज ने 2-3 बार भोंपू से विसल बजाई और वह समुद्र में रवाना हो गया। सारा दिन सारी रात जहाज समुद्र में बड़े सुकून के साथ अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा। इसी तरह 3 दिन समुद्री सफर में गुजर गए। मारिया पलंग पर सो जाती, नाग कभी कालीन पर और कभी कैबिन से बाहर निकलकर जहाज की छत पर जाकर सो जाता। इस वक्त वो एक छोटे से सांप की शक्ल में था। जहाज पर नाग और मारिया को सफर करते तीसरा रोज था कि आसमान बादलों से घिर गया और तूफानी हवा चलने लगी। नाग उस वक्त जहाज के अर्शे पर जंगले के साथ लगकर खड़ा था। वो इंसानी शक्ल में था। जहाज ने डोलना शुरू कर दिया। नाग ने सोचा कि वो नीचे मारिया के कैबिन में चला जाए। अभी वो सोच ही रहा था कि जहाज का जंगला तूफानी हवा में यकलख्त टूट गया और नाग जंगले के साथ ही समुद्र में जा गिरा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो गया कि नाग को इतनी मोहलत ही ना मिल सकी कि वो परिंदा बनकर उड़ जाता। उधर समुद्र में तूफान की वजह से एक व्हेल मछली जहाज के करीब से होकर निकल रही थी।
इत्तेफाक से वेल उस वक्त सांस लेने के लिए बाहर निकली हुई थी। नाग ऐन वेल मछली के गलफड़े के सुराख पर गिरा और उसके अंदर से होता हुआ वेल के पेट में आ गया। अभी वह समुद्र के ऊपर जहाज की ताज़ा हवा में खड़ा था और अभी वेल मछली के पेट में था। ये सारा भयानक खेल बस 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू होकर ख़त्म भी हो गया। नाग भौंचका होकर रह गया। वो वेल के इतने बड़े सुरंग जैसे अंधेरे पेट में नीम बेहोश हो गया। वो मछली के मैदे में जाकर गिरा था और यहाँ वो मैदे की तह के पानी में घुटनों तक डूब गया। मैदे की फिजा में ऐसी गैस फैली हुई थी जिससे नाग का दम घुटने लगा और उस पर बेहोशी छाने लगी। उसने बेहोश होते होते एक गहरा सांस खींचा और सांप बनकर वेल मछली के मैदे की दीवार के साथ चिपक गया। सांप बन जाने से इतना ही फायदा हुआ कि उस पर मैदे की तेजाबी हवा ने ज्यादा असर न किया, क्योंकि सांप थोड़ी सी ऑक्सीजन के साथ ही काफी देर तक जिंदा रह सकता है। मगर अब एक खतरा था कि वेल मछली के मैदे से जो तेजाबी रतूबत निकल रही थी वो इस कदर तेज थी कि नाग का सारा जिस्म गल सड़ सकता था। मैदे की दीवार से भी हल्की हल्की रतूबत रिसने लगी थी। नाग ने मैदे में आगे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। वो वेल मछली की पसलियों के बड़े हॉल कमरे में आ गया। ये सचमुच एक गोल हॉल कमरा था जिस पर बड़ी बड़ी पसलियों की छत पड़ी थी। यहाँ ज्यादा अंधेरा नहीं था। नाग ने वेल मछली की चर्बी वाली कमर का अंदरूनी हिस्सा देखा जो उसे एक मैदान की तरह फैला हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी वहां से निकल जाना चाहता था। शायद वेल मछली को भी एहसास हो गया था कि उसके अंदर कोई शय मुसलसल रेंग रही है। वो बार बार खांस रही थी। हर खांसी के साथ हवा का एक बगोला सा नाक को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करता, लेकिन नाग पसलियों के दरमियान एक जगह चिमटा हुआ था। क्योंकि वो वेल मछली के मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहता था, वहां जान का खतरा था। नाग वेल के गलफड़े के सुराख में से बाहर निकलना चाहता था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि जहां से वेल ने सांस लिया था वो सुराख किस जगह पर है। उसने अंदाजा लगाकर वेल मछली की कमर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। एक जगह दूर गर्दन की बड़ी बड़ी गोल हड्डियों के दरमियान उसे हल्की रोशनी आती दिखाई दी। नाग तेजी से रेंगता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि वहां वेल की गर्दन के ऊपर एक ऐसी मछली चिमटी हुई है जिसमें से रोशनी निकल रही है। शायद ये बिजली की मछली रील थी। सामने वेल मछली का जबड़ा था जिसके अंदर छोटे छोटे बारीक नोकीले तेज दांतों का दोनों जानिब फुटपाथ सा बिछा था। यहाँ जाने का मतलब था कि वो पिसकर रह जाए। नाग तेजी से वापस मुड़ा क्योंकि वेल मछली जोर से खांसने लगी थी। नीचे से हवा का दबाव बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ आता था। नाग गले के अंदर एक जगह चिमट गया। जब वेल की खांसी खत्म हुई तो नाग ने देखा कि उसके ऊपर रोशनी अंदर आ रही है। जल्दी से ऊपर गया। ये जगह वेल की आंख थी। रोशनी उसकी आंख के डेले में से होकर नीचे उसके दो हैकिल जिस्म के अंदर आ रही थी। इससे नाग ने अंदाजा लगाया कि वेल मछली समुद्र के ऊपर तैर रही है। उसने सोचा कि वेल की आंख फोड़कर बाहर निकल जाए। वो आंख की तरफ लपका ही था कि उसकी हरकत से वेल मछली खबरदार हो गई। वो तड़पकर पानी में उल्टी हुई और पूरी ताकत से गोता लगाकर समुद्र के अंदर चली गई। वेल के जिस्म के अंदर तूफान आ गया। उसके मैदे में खाई हुई मछलियां इधर से उधर गिरने लगी। बड़ी बड़ी चर्बी वाली दीवारें आगे पीछे होने लगी। नाग अजीब मुसीबत में फंस गया था। उसे मारिया का ख्याल आया कि रात को जब वो उसके कैबिन में उसे शब्बा खैर कहने ना गया तो वो परेशान हो जाएगी। नाग की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या तरीका इख्तियार करे कि वेल मछली के जंदान से उसे रिहाई नसीब हो। नाग ने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए वो वेल मछली के पेट से निकल कर रहेगा। उसने वेल की गर्दन से जरा नीचे ऊपर वाली पसलियों पर चढ़कर वेल की चर्बी से भरी हुई दीवार को मुंह से खुरचना शुरू कर दिया। पहले तो वेल को जरा सा भी एहसास न हुआ। जब नाग ने आधे से ज्यादा सुराख कर लिया तो वेल ने एक झिरझिरी सी ली और समुद्र में उछलना शुरू कर दिया। मगर नाग अपने काम में लगा रहा। उसने वेल के जिस्म की दीवार में गोल सुराख ऊपर तक कर लिया और फिर अपना सर बाहर निकाला। धूप और ताज़ा हवा में आकर उसकी जान में जान आई। वो वेल के जिस्म से सुराख से बाहर निकल आया। अब वो वेल की कमर से लिपटा हुआ था और वेल मछली एक तूफानी जहाज की तरह बड़ी जबरदस्त रफ्तार से समुद्री मौजों को चीरती हुई आगे भागी जा रही थी। वो कभी पानी में डूब जाती और कभी पानी से बाहर आ जाती। नाग ने यह मौका गनीमत जाना और जो ही एक बार वेल मछली पानी से बाहर आई वो सफेद उकाब बनकर हवा में ऊपर उठ गया। ऊपर हवा में आते ही उसने सबसे पहली शय जो देखी वो एक छोटा बादबानी जहाज था जो थोड़ी दूर लहरों पर भागा जा रहा था। उसके अर्शे पर जहाजी खड़े थे जो शोर मचा रहे थे। अब मालूम हुआ कि ये वेल मछली पकड़ने वाला जहाज था और उन्होंने वेल की गर्दन में नेजा मारकर उसे पकड़ रखा था और रस्से की मदद से समुद्र में घसीटे लिए जा रहे थे। नाग ने उड़ते उड़ते मुड़कर वेल मछली को देखा। उसके जिस्म पर कई एक नेज़े खुबे हुए थे और खून से समुद्र लाल हो रहा था। अब उसे मालूम हुआ कि वेल मछली जो बार बार तड़प रही थी और झिरझिरी ले रही थी वो उसकी वजह से नहीं बल्कि इन नेज़ों की वजह से थी।
जो व्हेल का शिकार करने वाले जहाजी जहाज के अर्शे से उस पर फेंक रहे थे। नाग ने उस जहाज को छोड़ा और समुद्र में मारिया के जहाज को तलाश करने लगा। मारिया का जहाज दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था कि गोया उसे समुद्र निकल गया है। खुदा जाने व्हेल मछली उसे समुद्र के नीचे ही नीचे कहां से कहां ले आई थी। नाग ने मारिया के जहाज की तलाश बराबर जारी रखी। वो समुद्र में आगे तक निकल गया, लेकिन मारिया का जहाज कहीं दिखाई ना दिया। असल में नाग शुमाल मगरिब की बजाय समुद्र में मारिया के जहाज को जुनूब मशरिक की तरफ तलाश कर रहा था। नाग परेशान हो गया। उसने सोचा व्हेल पकड़ने वाले जहाज पर जाकर कम से कम ये तो मालूम किया जाए कि वो किस समुद्र में है। हो सकता है वो मारिया के मुसाफिर बरदार जहाज की सिमत बता सके। सवाल ये था कि नाग किस शक्ल में ये मालूमात उनसे जाकर हासिल करेगा। परिंदा बनकर वो उनसे कुछ नहीं पूछ सकता था। अगर इंसान की शक्ल में जाए तो क्या कहेगा कि वो कौन है और जहाज पर कैसे आ गया। शक्ल सूरत से व्हेल मछली का शिकार करने वाले गोरे थे और हो सकता है उनका ताल्लुक जजीरा साइप्रस के लोगों से हो, क्योंकि उस जजीरे के लोग व्हेल मछली का शिकार करके उसकी चर्बी और तेल की तिजारत किया करते थे। नाग के लिए बहरहाल व्हेल के शिकारी जहाज पर जाना जरूरी था। वो गोता लगाकर वापस पलटा। व्हेल जहाज काफी फासले पर था। नाग तीर की तरह उड़ता हुआ जहाज के ऊपर पहुंच गया। जहाजी व्हेल मछली को जहाज पर लाद चुके थे और अब कुल्हाड़ियों से उसका जिस्म काट रहे थे, चर्बी अलग कर रहे थे। वो अपने काम में इस कदर मसरूफ थे कि किसी का ख्याल उस सफेद उकाब की तरफ ना गया जो उनके जहाज के ऊपर मंडला रहा था और सोच रहा था कि कहाँ उतरे। आखिर नाग को ख्याल आया कि वो कितनी देर तक यूं ही उड़ता रहेगा। वो जहाज के मस्तूल पर जा बैठा। यहाँ उसने एक जर्द रंग की चिड़िया की शक्ल बदली और उडारी मारकर जहाज के डेक पर सबसे पहले तेल के बड़े बड़े खाली ड्रमों के दरमियान आ बैठा। अब वो सोचने लगा कि किस शक्ल में जाहिर होकर मारिया के जहाज के बारे में इन लोगों से मालूमात हासिल कर सके। नाग की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वक्त भी गुजरता जा रहा था और मारिया का जहाज और दूर होता जा रहा था। नाग का ख्याल था कि उसे मारिया के जहाज से जुदा हुए अभी सिर्फ 7-8 घंटे ही गुजरे थे, क्योंकि वो दिन के वक्त समुद्र में व्हेल के पेट में गिरा था और अब शाम हो रही थी और सूरज समुद्र के ऊपर सुनहरी किरणें बिखेरता मगरिब की तरफ गरूब हो रहा था। नाग हर हालत में रात को या ज्यादा से ज्यादा दूसरे रोज वापस मारिया के जहाज पर पहुंच जाना चाहता था। उसको और तो कुछ ना सूझी। बस एक ख्याल जहन में रखकर उसने इंसानी शक्ल बदल ली। वो तेल के खाली ड्रमों के दरमियान बैठा था। जहाज के अर्शे पर डूबते सूरज की लाली फैली हुई थी। जरा दूर जहाजी व्हेल के टुकड़े कर रहे थे। उसकी चर्बी निकालकर बड़े बड़े ड्रमों में डाली जा रही थी। 2 आदमी खाली ड्रम लेने उस तरफ आए जहां नाग छुपा हुआ था। जहाजी मजे से मजाक करते हंसते मुस्कुराते वहां आकर ड्रमों को घसीटने लगे। एक जहाजी ने खाली ड्रम परे खिसकाया तो हैरान सा होकर झुककर नाग को तकने लगा। हे, कौन हो तुम? दूसरे जहाजी ने भी गौर से नाग को देखा। ये कौन है? और फिर सारे जहाज पर शोर मच गया कि एक चोर पकड़ा गया है। जहाजियों ने नाग को चोर समझा था जो व्हेल की चर्बी चुराने साइप्रस की बंदरगाह से किसी तरह जहाज पर सवार हो गया था। नाग को पकड़कर उसके हाथों में रस्सियां डाल दी गईं। उसे जहाज के कैप्टन के सामने पेश किया गया। कैप्टन की बड़ी बड़ी मूंछें थीं और वो अतालिया का तजुर्बाकार जहाजरान था। किसी जमाने में वो बहरी डाकुओं के साथ भी रह चुका था और कई इंसानों को मौत के घाट उतार चुका था। उसने नाग की गर्दन को अपने पंजे से दबोचकर गुर्राते हुए पूछा, कौन है तू? कहाँ से इस जहाज पर चढ़ा था? नाग को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने यूं ही कह दिया, मैं बंदरगाह से ही चढ़ गया था। क्या तुझे पता नहीं था कि मैं बहरी डाकू भी हूँ और मेरे जहाज पर जो चोरी की नीयत से आता है मैं उसे कत्ल करके समुद्र में फेंक देता हूँ? हैं? बोलो, बोलते क्यों नहीं? वैसी बदतमीज कप्तान नाग को झिंझोड़ रहा था। सारे जहाजी हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे, नाग को अपनी जुबान में गालियां दे रहे थे और कप्तान से कह रहे थे, इसे हमारे हवाले करो, हम इसकी चर्बी निकालकर ड्रम में बंद कर देंगे। नाग को गुस्सा आना शुरू हो गया। उसका पारा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगा। इतने में एक बुजुर्ग जहाजी ने आगे बढ़कर पूछा, कप्तान, इससे ये तो पूछो कि ये किस नियत से हमारे जहाज पर सवार हुआ था? मुझे तो ये बेगुनाह लगता है। इसकी शक्ल चोरों जैसी नहीं है। कप्तान ने बूढ़े के कंधे पर जोर से मुक्का मारा। बूढ़ा गिर पड़ा। बुढ़े, ये तेरा बाप लगता है जो तू इसकी हमायत कर रहा है। सारे जहाजी कहकहा लगाकर हंस पड़े। हर कोई सिवाय उस बूढ़े जहाजी के नाग का मजाक उड़ा रहा था और कप्तान को तरकीब दे रहा था कि इसे समुद्र में फेंक दिया जाए। नाग बिल्कुल परेशान नहीं था। हाँ, उसे गुस्सा जरूर आ रहा था। वो इस जहाज से अपनी जरूरी मालूमात हासिल किए बगैर जाना भी नहीं चाहता था। हर कोई सिवाय उस बूढ़े जहाजी के नाग का मजाक उड़ा रहा था और कप्तान को तरकीब दे रहा था कि इसे समुद्र में फेंक दिया जाए। नाग बिल्कुल परेशान नहीं था। हाँ, उसे गुस्सा जरूर आ रहा था। वो इस जहाज से अपनी जरूरी मालूमात हासिल किए बगैर जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन बदतमीज कप्तान बाज नहीं आ रहा था।
उसने खंजर अपनी चमड़े की पेटी से निकालकर बूढ़े जहाजी की तरफ फेंका। उसकी किस्मत अच्छी थी, खंजर उसके सर के ऊपर से गुजरता हुआ समुंदर में जा गिरा। कप्तान और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने हुक्म दिया, पहले इस बुढ़े खुसट को समुंदर में धकेल दो, फिर इस गद्दार चोर की खाल उतार दो। जहाजी कप्तान के इस हुक्म पर खुश होकर तालियां बजाने लगे। वेल मछलियों पर नेज़े चला चलाकर और उनके जिस्मों के टुकड़े कर करके ये लोग संगदिल हो चुके थे। उन्होंने लपककर बूढ़े जहाजी को बाजुओं से पकड़ लिया और समुंदर की तरफ ले चले। नाग के दोनों हाथ रस्सी में बंधे थे। उसे बूढ़े जहाजी के हुस्न इखलाक की वजह से उसे हमदर्दी हो गई थी। वो इन जालिमों के हाथों उसकी मौत कभी गवारा नहीं कर सकता था। ख्वाह कुछ ही करना पड़े, इस शरीफ बूढ़े जहाजी को इन जालिमों से बचाना चाहिए। नाग ने यह फैसला करके अपने दोनों हाथों को हल्का सा झटका देकर रस्सी तोड़ डाली। जहाज के कप्तान ने चीख कर कहा, उसको पकड़ो, उसने रस्सी तोड़ डाली है। 3-4 जहाजी नाग की तरफ भागे, मगर नाग भला अब उनके हाथ कब आने वाला था। अब तो उन लोगों को अपनी अपनी जान की खैर मनानी चाहिए थी। नाग को सबसे ज्यादा फिक्र बूढ़े जहाजी की थी, जिसके बारे में उसे यकीन था कि वो समुद्र में गिरते ही मर जाएगा। जहाजी उसे लेकर अर्शे के जंगले के पास खड़े कप्तान के हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने नाग को रस्सी तोड़ाते देखा। नाग ने गहरा सांस लिया और सफेद उकाब बनकर जहाज के अर्शे से तीर की तरह सीधा ऊपर को उठ गया। जहाजी और कप्तान हक्के बक्के रह गए। पहले तो उन्होंने जो कुछ देखा उस पर यकीन ही नहीं आया। वो बार बार आंखें झपकाकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कैसे हो सकता है कि एक जिंदा अच्छा भला इंसान एकदम से परिंदा बनकर उड़ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी नजरों को धोखा हुआ है। लेकिन नाग उनके दरमियान नहीं था, सिर्फ उसकी रस्सी उनके पैरों में पड़ी थी। कप्तान के चेहरे पर भी हैरत के आसार थे। वो मुंह उठाए सफेद उकाब को डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में आसमान पर चक्कर लगाते देख रहा था। उसने कहा, यह जादूगर था। अफ्रीका के जादूगर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके जहाजियों ने ऐसा जादू कभी नहीं देखा था। कप्तान ने हुक्म दिया, इस बूढ़े को गुस्ताखी का मजा चिखाओ, इसे समुद्र में गिरा दो। नाग ने भी कप्तान की आवाज सुन ली थी और अपनी तेज नजरों से बूढ़े जहाजी को मौत की तरफ जाते देख लिया था। वो बिजली की तरह गोता लगाकर जहाज के अर्शे पर आया और गिरते ही एक द्यो हैकिल पहाड़ जैसे किंग कॉन्ग में बदल गया और उसने चीखते चिल्लाते गुर्राते हलक से भयानक आवाजें निकालते हुए जहाजियों को पकड़ पकड़ कर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। जो बच गए वो नीचे कैबिनों की तरफ भागे। कप्तान सीढ़ियों के दरवाजे तक पहुंच चुका था कि किंग कॉन्ग ने हाथ बढ़ाकर उसे एक मेंढक की तरह उठा लिया। हथेली में लेकर किंग कॉन्ग द्यो हैकिल गुरीले ने उसे हवा में उछाल दिया। जहाज का बदतमीज कातिल कप्तान हवा में कलाबाजियां खाता 2-3 चक्कर लगाकर दूर 1 मील के फासले पर समुद्र में जा गिरा, जहां एक वेल मछली मुंह खोले शायद उसी का इंतजार कर रही थी। चुनाचे जो कप्तान वेल मछलियों को काट काट कर उनका तेल निकाला करता था, आखिर एक दिन वेल मछली का शिकार बन गया। जहाज पर अफरा तफरी मच गई। देखते देखते वहां सन्नाटा छा गया। सिर्फ बूढ़ा जहाजी अर्शे पर एक तरफ लगकर खड़ा था और सहमा हुआ था। किंग कॉन्ग ने एक लंबा सांस लिया और नाग अपनी असली इंसानी शक्ल में आ गया। उसने बूढ़े जहाजी को उसकी जुबान में कहा, बाबा यहाँ से एक तरफ हो जाओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा जहाजी हैरत ज़दा था। नाग ने कहा, मुझसे डरे नहीं बाबा, मैं आपका दोस्त हूँ, इसलिए मैंने इन जालिमों से आपकी जान बचाई है। मेरे साथ इधर आ जाएं। बूढ़े जहाजी को कुछ हौसला हुआ। वो नाग के साथ जहाज के अकबी हिस्से में आ गया। यहाँ बहुत से खाली और भरे हुए ड्रम पड़े थे। शाम गहरी हो रही थी, सूरज गुरूब हो चुका था, आसमान पर अंधेरा छाने लगा था, हवा सर्द हो रही थी। नाग ने बूढ़े जहाजी से कहा, ये कौन सा समुंदर है और क्या आपने उंदलस की तरफ जाता कोई मुसाफिर जहाज देखा है? पहले तो बूढ़े जहाजी की जुबान ही खौफ से बंद रही। वो ये समझ रहा था कि किसी जिन भूत के सामने बैठा है। जब नाग ने ये कहा कि उसके पास जादू है जिसकी वजह से वो इंसान से जो चाहे बन सकता है और ये जादू उसने अफ्रीका के एक पुराने जादूगर से सीखा था, तो उसे कुछ तसल्ली हुई। उसका कुछ खौफ दूर हुआ। उसने कहा, मेरे कैबिन में चलो, वहां बात करूंगा। जहाज वीरान हो चुका था, ऊपर अर्शा खाली था, बादबान खुले थे और जहाज एक तरफ अपने आप बहा जा रहा था। जो जहाजी भागकर नीचे गए थे उन्होंने अपने आप को कैबिनों में बंद कर लिया था। बूढ़ा जहाजी नाग को एक तंग से अंधेरे कैबिन में ले गया। यहाँ दुनिया जहान की पुरानी चीजें पड़ी थी। बूढ़े ने मोमबत्ती रोशन करके टूटी हुई तपाई पर रख दी और कहा, हम बहीरा रूम के समुंदर में हैं और 2 रोज पहले एक मुसाफिर बरदार जहाज हमसे कोई 2 मील के फासले पर से गुजरा था। यकीनन वो उंदलस की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि उसका रुख उधर को ही था। नाग को बस यही मालूम करना था। उसने बूढ़े जहाजी से कहा, तुम बता सकते हो कि इस वक्त वो जहाज यहाँ से कितनी दूर और किस सिमत को होगा? बूढ़े जहाजी ने कहा, वो जहाज मेरे अंदाजे और तजुर्बे के मुताबिक हमारे जहाज से शुमाल मशरिक की तरफ कोई 120 मील के फासले पर होगा। क्या तुम वहां जाओगे? हाँ, मेरी एक बहन उस जहाज में सफर कर रही है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अगर मुमकिन हुआ तो कभी न कभी जिंदगी के मोड़ पर एक दूसरे से मुलाकात जरूर होगी। अब मैं जा रहा हूँ। क्या तुम रात के अंधेरे में जाओगे? नाग ने हंसकर कहा। आप तो जानते हैं कि मैं उड़कर भी जा सकता हूँ। मैं उड़कर पहुंच जाऊंगा। नाग ने बूढ़े जहाजी से हाथ मिलाया और कैबिन से निकलकर जहाज के अर्शे पर आ गया। सीढ़ियों में उसे एक जहाजी मिला। वो नाग को देखकर चीख मारकर पीछे को भागा। भूत आ गया, भूत आ गया। नाग हंसता मुस्कुराता अर्शे पर आ गया। दो जहाजी नेज़े लेकर उसकी तरफ लपके। नाग अब उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि वो अहमक थे। नाग ने सफेद उकाब का रूप बदला, उडारी मारी और हवा में उड़कर शुमाल मशरिक की तरफ परवाज शुरू कर दी। आधी रात तक वो परवाज करता रहा। रात का पिछला पहर गुजर रहा था कि उसने दूर समुंदर में रोशनी का एक नुक्ता टिमटिमाता देखा। उसकी तरफ उड़ने लगा। काफी देर तक उड़ते रहने के बाद उसने देखा कि रोशनी का नुक्ता असल में एक चिराग है जो एक बहरी जहाज के अर्शे के आगे मोटे शीशे के अंदर रोशन है। नाग ने मारिया के जहाज को पहचान लिया। मुसाफिर अर्शे पर गर्म कंबल ओढ़े सो रहे थे। नाग जहाज पर उतरकर इंसानी शक्ल में आ गया। वो सीधा मारिया के कैबिन में गया। उसे मारिया तो नजर ना आई, लेकिन मारिया ने उसे देख लिया। वो जाग रही थी। नाग भैया तुम कहाँ चले गए थे? नाग ने जिधर से आवाज आई थी उधर देखकर कहा। मारिया बहन बस किस्मत अच्छी थी कि बचकर आ गया हूँ। इसके बाद नाग ने मारिया को अपनी सारी कहानी सुनाई तो वो भी तांतों में उंगली दाब कर रह गई। खुदावंद का शुक्र है कि तुम वापस मेरे पास आ गई, नहीं तो अंबर के साथ साथ मैं तुम्हारी तलाश में भी मारी मारी फिरती। नाग थक गया था। वो बिस्तर पर गिर पड़ा और गिरते ही खराटे लेने लगा। मारिया ने हंसते हुए उस पर कंबल डाल दिया। जहाज उंदलस की तरफ सफर कर रहा था। समुद्र में जहाज को सफर करते 7 रोज गुजर चुके थे। नाग एक रात कैबिन की छत पर सो रहा था। रात गर्म थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। समुद्र अंधेरे में डूबा हुआ था। जहाज पर कहीं कहीं लालटेन रोशन थी। नाग की एक आहट से आंख खुल गई। उसने अपनी गर्दन उठाकर नीचे अर्शे पर देखा। दूर जंगले के बांस पर जलती लालटेन की रोशनी में नाग को 2 साए नजर आए जो एक लंबा सा संदूक उठाए कैबिन की तरफ आ रहे थे। नाग हैरान सा हुआ कि मुसाफिर तो अपना सामान नीचे गोदाम में रखवाते हैं, फिर ये संदूक किस लिए अपने कैबिन में ले जा रही हैं? नाग को दाल में कुछ काला दिखाई दिया। वैसे भी उसकी तबीयत असरार पसंद थी और वह खुफिया राजों को हल करने में बड़ा मजा लिया करता था। वो छत पर से खिसक कर नीचे डेक पर आ गया। दोनों साए लंबे संदूक को घसीटकर अपने कैबिन में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। नाग कैबिन की दीवार पर रेंगता हुआ छोटे से रोशनदान के पास आ गया। उसने अंदर झांक कर देखा। कैबिन की छत से लालटेन लटक रही थी। उसकी रोशनी में 2 हट्टे कट्टे डाकूनुमा आदमी खड़े थे। दरमियान में वही लंबा संदूक पड़ा था। नाग के देखते देखते उन्होंने संदूक का ढक्कन उठा दिया। नाग ने गर्दन ऊंची करके देखा। संदूक के अंदर एक लंबे स्याह बालों वाली खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी थी। दोनों पुरस्कार डाकू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने संदूक को बंद किया और कुर्सियों पर बैठकर सिगार सुलगाए और बातें करने लगे। नाग बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुनने लगा। ये काम बड़ा जान जोखों का था, मगर हम कामयाब हो गए। अब इस औरत को स्पेन ले जाकर वहां से इसके महाराजा बाप को खत लिखना होगा कि तुम्हारी राजकुमारी बेटी हमारे पास कैद है। अगर इसे जिंदा वापस ले जाना चाहते हो तो 10 लाख पाउंड की कीमत का सोना या जवाहरात रवाना कर दो और अपनी बेटी को ले जाओ। नहीं तो हम इसका सर काटकर तुम्हारे दरबार में भिजवा देंगे। और फिर दोनों डाकू कहकहा लगाकर हंस पड़े। संदूक में ताज़ा हवा जाती है ना? मैंने खुद इसमें 12 सुराख बना दिए हैं। राजकुमारी स्पेन तक बड़े सुकून से सांस भी लेती रहेगी और बेहोश भी रहेगी। मेरी दवाई का असर कम से कम 10 रोज तक रहेगा। नाग ने ये बातें सुनी तो चौंक पड़ा। ये एक नया ड्रामा इस जहाज में खेला जा रहा था। वो झट वहां से रेंगता हुआ वापस अपने कैबिन में आ गया। उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और मारिया को जगाकर सारा किस्सा सुना दिया। उसे भी राजकुमारी पर बड़ा तरस आया और इन डाकुओं पर सख्त तैश आया। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है ये राजकुमारी अपने महाराजा बाप के साथ हिंदुस्तान से सैर करने फ्रांस आई होगी कि इन डाकुओं ने उसे अगवा कर लिया। अब हमारा फर्ज है कि राजकुमारी को इन बदमाशों के पंजे से छुड़ाकर उसके बाप के पास पहुंचाया जाए। नाग ने कहा, लेकिन ये काम हम स्पेन पहुंचकर ही कर सकते हैं। चलते जहाज में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जहाज मेरा ख्याल है 2 रोज बाद स्पेन की बंदरगाह कैडीज पर पहुंच जाएगा। वहां पहुंचते ही इन बदमाशों के ठिकाने पर हमला करके इन्हें मौत की नींद सुला दिया जाएगा और राजकुमारी को संदूक से निकालकर वापस हिंदुस्तान या फ्रांस उसके बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सुबह डाकुओं के कैबिन में जाकर राजकुमारी को होश में लाओ और उससे पूछो कि उसके माँ बाप किस जगह पर हैं। सुबह जाऊंगी। रात अभी बहुत बाकी थी। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। हबस बहुत ज्यादा हो गया था। हवा तो जैसे बंद हो गई थी। बादबान ढलके हुए थे और जहाज बड़ी ही धीमी रफ्तार से समुंदर में जा रहा था। लेकिन अचानक फिर ऐसा हुआ
कि आसमान पर काले काले बादल छा गए और आंधी से भी ज्यादा तेज हवा चलने लगी। समुद्र में तूफान आ गया। इसके बावजूद जहाज संभला हुआ था। कप्तान उसे बड़ी महारत से आगे बढ़ा रहा था, मगर बदकिस्मती से तेज हवा में एक जलती हुई लालटेन राहदारी पर गिरकर टूट गई। उसके तेल को आग लग गई। हवा तेज थी। आग ने पास ही पड़े रुई के गट्ठे को अपनी लपेट में ले लिया। उस जमाने में आग बुझाने का इतना जदीद सामान नहीं हुआ करता था। मल्लाह पानी की बाल्टियां भर भर कर आग पर डालने लगे, मगर आग बढ़ती जा रही थी। जहाज लकड़ी का बना हुआ था। एक बार आग ने शोलों की शक्ल बदली तो फिर वो बढ़ती ही चली गई। देखते देखते जहाज के कैबिन शोलों में बदल गई। जहाज पर भगदड़ मच गई। मुसाफिरों ने समुद्र में छलांगे लगा दी और तूफानी लहरों ने उन्हें फौरन निगल लिया। आग अब सारे जहाज में फैल चुकी थी। जहाज के बादबान जलकर नीचे गिर पड़े थे। जहाज रुक गया और लहरें उसे उछालने लगी। जहाज आग का गोला बन चुका था। मारिया और नाग जहाज के एक तख्ते पर बैठने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने बेहोश राजकुमारी को संदूक से निकालकर अपने तख्त पर डाल लिया था। इस अफरा तफरी में वो डाकू भी खुदा जाने कहाँ गुम हो चुके थे। हो सकता है कि शोलों में जलकर भस्म हो गए हों। जहाज शोले बुलंद करता समुद्री लहरों पर दूर से दूर होता जा रहा था। नाग और मारिया तख्ते पर बैठे जहाज को दूर होता देख रही थी। जहाज अब जल बुझकर समुद्र में गर्क होने वाला था। रात के पिछले पहर जहाज जलकर समुद्र में डूब गया। तूफान का जोर सुबह के वक्त थम चुका था। सूरज निकला तो समुद्र पर सिवाय एक तख्ते के और कुछ ना था, जिस पर नाग और मारिया खामोश बैठे थे और उनके सामने राजकुमारी बेहोश पड़ी थी। नाग ने सांस भरकर मारिया से कहा कि किसी तरह से राजकुमारी को होश में लाने की तदबीर की जाए। मारिया ने कहा कि वो कोशिश करती है। उसने पहले तो राजकुमारी के सर को दबाया, हाथ पांव पर मालिश की और फिर समुद्री पानी का छींटा मारा तो राजकुमारी ने होश में आकर आंखें खोल दी। राजकुमारी ने नाग को देखा, फिर अपने ऊपर आसमान और इर्द गिर्द समुंदर ही समुंदर देखा तो हैरान होकर नाग से पूछा, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? मारिया तख्ते पर राजकुमारी के साथ ही बैठी थी। उसे काले काले लंबे बालों, काली आंखों और माथे पर लगे तिलक के सुर्ख निशान वाली राजकुमारी बड़ी प्यारी लगी। राजकुमारी मारिया को नहीं देख सकती थी। नाग ने अभी उसे अपना तारुफ करवाने से मना किया था कि कहीं राजकुमारी डर ना जाए। राजकुमारी को नाग ने बड़े अदब, खुलूस और मीठे लहजे में कहा, आप यूं समझ लें कि अपने भाई के पास हैं। राजकुमारी ने आसपास पानी ही पानी देखकर खौफ से कहा, मैं यहाँ कैसे आ गई? मेरे पिताजी कहाँ हैं? नाग ने राजकुमारी को वो सारी बात बयान कर दी जो उसने दोनों डाकुओं की जुबानी सुनी थी कि उन्होंने राजकुमारी को फ्रांस के शहर पेरिस से अगवा किया था और अब स्पेन लिए जा रहे थे कि उसे यरगमाल बनाकर उसके राजा बाप से 10 लाख पाउंड की कीमत का सोना वसूल कर सकें कि जहाज में आग लग गई और वो उसे बचाकर ले आया। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गई। मेरे राजा पिताजी बड़े परेशान होंगे, अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बाप के पास पहुंचूंगी? नाग ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, राजकुमारी जी, इस तरह घबराने से सिवाय परेशानी के और कुछ हासिल नहीं होगा। हम आपको बड़ी मुश्किल से जलते हुए जहाज से निकाल कर लाए हैं। हम कौन? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? नाग के मुंह से गलती से हम का लफ्ज निकल गया था, क्योंकि उसे तो मालूम था कि मारिया भी उसके साथ है। वो जल्दी से बोला, मेरा मतलब था कि मैं, सिर्फ मैं। तो मैं कह रहा था कि मैंने चूंकि डाकुओं की बातें सुन ली थी, इसलिए फैसला कर लिया था कि राजकुमारी को उनके पंजे से निकालकर उसके बाप के पास जरूर पहुंचाऊंगा। इसलिए मैंने आपको बेहोशी की हालत में ही संदूक में से निकालकर इस तख्ते पर डाला और समुद्र में लेकर रवाना हो गया। अब राजकुमारी हालात को अच्छी तरह समझने लगी थी। उसने नाग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नाग कहते हैं। राजकुमारी ने कहा, यह तो हम हिंदुस्तान के रहने वालों जैसा नाम नहीं है। तुम्हारा सांप से भी कोई ताल्लुक है? नाग परेशान सा हो गया। इस किस्म का सवाल किसी ने पहले उसका नाम सुनकर कभी नहीं किया था। वो बात को टालने के अंदाज में मुस्कुराकर बोला, मेरे माँ बाप ने वैसे ही मेरा ये नाम रख दिया था, भला मेरा सांपों से क्या ताल्लुक हो सकता है? राजकुमारी मुस्कुराते हुए तख्ते पर उठकर बैठ गई। नाग ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है राजकुमारी? फूल कुमारी। मेरा बाप हिंदुस्तान की एक रियासत जेतलगढ़ का महाराजा है। मैं अपने पिताजी के साथ फ्रांस की सैर करने आई हुई थी। फिर वह उदास होकर बोली, मेरे पिताजी मेरे बगैर बहुत परेशान होंगे। काश किसी तरह उन्हें खबर मिल जाती कि मैं जिंदा हूँ और अपने भाई के साथ हूँ। नाग ने कहा, अभी तो हमें खुद पता नहीं कि हमारा इंजाम क्या होगा। खुदा जाने समुंदर की मौजें हमको कौन से आदमखोर जजीरे में ले जाकर फेंक दें। हाँ, अगर हम किसी मुल्क के साहिल पर पहुंच गए तो कोशिश करूंगा कि तुम्हें वहां से लेकर हिंदुस्तान जाऊं और तुम्हारी रियासत में पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले कर दूं। राजकुमारी फूल कुमारी ने नाग की तरफ यूं देखा जैसे एक मुसीबत ज़दा बहन अपने मदद करने वाले भाई की तरफ देखती है। नाग भैया, अगर किस्मत ने मुझे अपने पिताजी के पास पहुंचा दिया तो तुम्हारा ये एहसान हमारा सारा खानदान कभी नहीं भुलाएगा।
पिताजी तुम्हारा मुंह हीरे जवाहरात से भर देंगे। नाग ने हंसकर कहा, हीरे जवाहरात की मुझे जरूरत नहीं फूल कुमारी। क्यों नहीं भला, हर इंसान को दौलत की जरूरत होती है, और फिर ये तो हमारा फर्ज होगा कि हम तुम्हें दौलत से मालामाल कर दें ताकि तुम सारी जिंदगी आराम और सुकून से रह सको। नाग ने फूल कुमारी का जी रखने के लिए कहा, शुक्रिया फूल कुमारी, शुक्रिया, मगर अभी तो हमें यह भी मालूम नहीं कि हमारा ये तख्ता समुद्र की मौजों पर तैरता हुआ कहाँ और किधर जा रहा है। फूल कुमारी ने चारों तरफ समुद्र पर एक निगाह डाली, फिर सूरज की सिमत देखा और कहा, मैंने दरबारी नजूमी से ज्योतिष पढ़ी थी, मुझे सितारों के हिसाब का पता है। मेरा हिसाब कहता है कि इस वक्त हम जुनूब मगरिब की तरफ जा रही हैं और हम समुद्र में बहुत आगे निकल चुके हैं। नाग ने कहा, हमारा जहाज स्पेन जा रहा था। असल में मेरा एक भाई है जिसका नाम अंबर है, वो मुझसे बिछड़कर स्पेन चला गया है। मैं उससे मिलने स्पेन जा रहा था कि जहाज में आग लग गई। अब अगर हम तख्ते पर तैरते हिंदुस्तान के साहिल पर जा लगे तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी, क्योंकि इस तरह हमारा आधा काम पहले ही हो जाएगा। अगर स्पेन पहुंच गए तो वहां से फिर हमें किसी जहाज में बैठकर हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। फूल कुमारी ने फिजा की नमी को सूंघते हुए कहा, मेरा हिसाब कहता है कि ये जो हवा में नमी की बू है ये मगरिब के समुद्रों की नहीं बल्कि जनूबी एशिया के समुद्रों की है। इसका मतलब तो ये है कि हम हिंदुस्तान के साहिल की तरफ बह रही हैं। फूल कुमारी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि हम मुल्क जावा सुमात्रा की तरफ निकल जाएं। मेरे खुदा, नाग बोला, वो तो हम बहुत दूर निकल जाएंगे। फूल कुमारी को प्यास और भूख महसूस होने लगी थी। नाग ने सोचा कि पानी और खाने का क्या किया जाए। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि फूल कुमारी को भूख भी लगेगी और प्यास भी लगेगी। कहने लगा, इसका कोई इंतजाम करेंगे। मेरा ख्याल है हम मछलियां पकड़कर खाएंगे, क्योंकि इस समुद्र में हमें सिवाय मछली के और कुछ नहीं मिल सकता। फूल कुमारी ने कहा, और पानी कहाँ से आएगा? हो सकता है बारिश हो जाए, और अगर एक हफ्ते तक बारिश ना हुई तो क्या करेंगे? नाग ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए पानी कहीं ना कहीं से जरूर पैदा करूंगा फूल कुमारी, फिक्र ना करो। और क्या तुम नहीं पियोगे? चलो मैं भी पी लूंगा, नाग ने थोड़ा हंसकर कहा। वो फूल कुमारी को हंसते हंसाते रखना चाहता था, क्योंकि भूख और प्यास का भूत उसे बर्बाद कर सकता था। दूसरी तरफ मारिया इतनी देर से खामोश थी, उसे बड़ी उलझन हो रही थी। इतने लंबे समुद्री सफर में वो कहाँ तक और कब तक चुप रह सकती थी? नाग को भी एहसास था कि मारिया बड़ी देर से खामोश है, कहीं अचानक बोलकर फूल कुमारी को हड़बड़ा ना दे, वो तो भूत समझकर फिर बेहोश हो जाएगी। नाग ने बेहतर ही समझा कि मारिया की गैबे होने का राज खुद ही खोल दे। अभी वो सोच ही रहा था कि मारिया ने शरारत कर डाली। गर्मी की वजह से नाग ने अपनी पुरानी तर्ज की बंद कॉलर वाली कमीज उतारकर तख्ते पर अपने पास ही रखी हुई थी। मारिया को जाने क्या सूझी कि बड़े आराम से उसे उठा लिया। राजकुमारी समुद्र में दूर किसी शय को तक रही थी कि अचानक कमीज ऊपर उठ गई और हवा में रुककर सीधी हो गई। राजकुमारी चीख मारकर नाग से लिपट गई। भूत भूत! नाग ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, आखिर तुम बाज नहीं रह सकी मारिया? राजकुमारी ने हड़बड़ाकर पूछा, मारिया? कौन मारिया? ये कमीज किसने ऊपर उठा रखी है? क्या ये कोई भूत है? नाग ने मारिया से कहा, अब अपना तारुफ इनसे कराओ। मारिया ने कमीज तख्ते पर रख दी और बड़े नरम और मीठे लहजे में राजकुमारी से अपना पूरा तारुफ करवाया। उसे बताया कि वो नाग की बहन है, कोई भूत नहीं है, लेकिन किसी काहिन और दरवेश की बद्दुआ से एक खास मुद्दत के लिए गायब कर दी गई है। हमारा एक भाई अंबर भी है जो स्पेन में सुना है चला गया है। हम उसकी तलाश में जा रहे थे कि तुम मिल गई। मुझसे डरो नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हारी बहन ही हूँ। राजकुमारी का डर दूर हुआ तो उसने कहा, क्या मैं तुम्हें हाथ लगाकर छू सकती हूँ? बिल्कुल राजकुमारी, तुम ऐसा कर सकती हो। राजकुमारी का डर खौफ पूरी तरह दूर हो चुका था। अब वो नाग और मारिया तीनों मिलकर बातें करने लगे। उनका सबसे बड़ा मसला पानी का था, क्योंकि दूसरे रोज राजकुमारी का प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा। नाग और मारिया परेशान हो गई। खुशकिस्मती से शाम को घंघोर घटा छा गई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राजकुमारी ने जी भरकर पानी पिया और तख्ते के एक गड्ढे में पानी जमा भी हो गया। सारी रात बारिश होती रही। चौथे रोज उनका तख्ता समुद्री चट्टानों के दरमियान फंस गया। ये चट्टानें समुद्र के अंदर से बाहर को निकली हुई थी। असल में ये छोटे छोटे आतिशफिशा पहाड़ थे, जिनके अंदर खौलता हुआ लावा उबल रहा था और फटकर बाहर निकलने को तैयार था। इसकी खबर ना मारिया को थी और ना नाग को। वो तख्ते को चट्टानों के दरमियान से बचाकर लिए जा रहे थे कि अचानक एक जबरदस्त धमाके के साथ एक चट्टान का मुंह फट गया और सुर्ख रंग का खोलता हुआ लावा निकलकर समुद्र में गिरने लगा। नाग ने राजकुमारी को तख्ते पर अपने पीछे कर लिया। मारिया ने चीख कर कहा, तख्ते को पीछे की तरफ करो, आगे आग है। लावे के समुद्र में गिरने से खौफनाक आवाज और जोर के धमाके बुलंद हो रहे थे। अभी नाग और राजकुमारी तख्ते को बड़ी मुश्किल से पीछे ही कर रहे थे कि सामने की दो चट्टानों में भी धमाके हुए
और उनके अंदर से लावा उबल उबल कर समुद्र में गिरने लगा। उनका तख्ता मौत की खोलती हुई वादी में आ गया था। उनके चारों तरफ आग ही आग थी। नाग ने चिल्लाकर मारिया से कहा, मारिया, राजकुमारी को अपने साथ गायब करके इन चट्टानों से दूर ले जाओ। मैं आगे जाकर समुद्र में मिलूंगा। मैं समुद्र में गोता लगा रहा हूँ। मारिया ने राजकुमारी को कंधों पर उठा लिया। लावा अब उनके तख्ते तक पहुंच गया था और तख्ता आग में जलने लगा था। मारिया के कंधे पर आते ही राजकुमारी भी मारिया के साथ ही गायब हो गई। मारिया उसे गैबी हालत में ही चट्टानों से दूर एक ऐसी चट्टान पर ले गई जो ठंडी थी और जहां आग बिल्कुल नहीं थी। उसने राजकुमारी को चट्टान के पास पत्थरों पर रख दिया और कहा, हमें नाग का इंतजार करना होगा। राजकुमारी ने परेशानी से कहा, नाग को अगर कुछ हो गया तो? मारिया ने कहा, नहीं, वो समुद्र में गोता लगाकर बच जाएगा। तुम उसकी फिक्र न करो बहन, वो अभी हमारे पास आ जाएगा। राजकुमारी खामोश हो गई। ये एक अकेली समुद्री चट्टान थी। इसके इर्द गिर्द समुद्र की मौजें ठाठे मार रही थी। दूर आतिशफिशा चट्टानों में आग लगी हुई थी। समुद्र में लावा उबल रहा था। नाग ने सांप बनकर समुद्र में गोता लगा दिया था और वह समुद्र के अंदर ही अंदर काफी नीचे गहराई में उतर गया था। उस जगह समुद्र के नीचे बेशुमार चट्टानें ही चट्टानें थी। ये ऊपर उभरी हुई आतिशफिशा चट्टानों की जड़ें थी जो समुद्र के अंदर तक चली गई थी। नाग सांप बनकर पानी के अंदर उन चट्टानों के दरमियान से होकर आगे निकलता चला जा रहा था। चट्टानों का सिलसिला खत्म होने में ही नहीं आता था। यहाँ तक के सामने एक गार आ गई। ये समुद्र के अंदर की गार थी। नाग ने सोचा कि शायद इसमें से गुजरकर कोई बाहर निकलने का रास्ता निकल आए। बस वो गार में दाखिल हो गया। गार में समुद्र की लहर बड़ी तेज थी। एक जबरदस्त तूफान था जो नाग को समुद्री सुरंग के अंदर आगे ही आगे बहाए लिए जा रहा था। उसने रुकने की बहुत कोशिश की मगर पानी का रैला इस कदर तेज था कि वो किसी जगह भी ना रुक सका और बहता चला गया। सुरंग में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा गया। यहाँ पानी का दबाव भी बढ़ गया था और नाग अपने जिस्म को यूं महसूस कर रहा था जैसे कोई उसे सख्ती से दबा रहा हो। नाग पर गशी तारी हो गई और उसने अपने आप को सुरंग के समुद्री रेले के हवाले कर दिया। काफी देर सुरंग के अंदर बहने के बाद जब नाग को होश आया तो वो सुरंग से बाहर निकल चुका था। यहाँ समुद्र के नीचे किस्म किस्म के समुद्री फूल खिले थे और खूबसूरत मछलियां तैर रही थीं। यहाँ सब्ज रोशनी भी फैली हुई थी। वो समझ गया कि समुद्र के ऊपर सूरज निकला हुआ है और उसे अब बाहर निकलना चाहिए। नाग ने मुंह ऊपर करके ऊपर की तरफ आना शुरू कर दिया। यहाँ पे समुद्र काफी गहरा था। नाग काफी देर के बाद ऊपर आया। उसने अपना सर समुद्र की सतह से बाहर निकाल कर देखा। वो किसी अजीब समुद्री इलाके में आ गया था। ये एक समुद्री खाड़ी थी जिसकी तीनों जानिब ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़ थे और एक तरफ खाड़ी खुले समुद्र को जाती थी। नारियल और ताड़ के दरख्तों के झुंड हवा में लहरा रहे थे। पहाड़ के दामन में केले के बाग ही बाग थे। एक तरफ खेत थे। दूर खोल छतों वाली खपरेल की झोंपड़ियां बनी हुई थी। नाग सांप की शक्ल में खाड़ी के पानी में तैरता हुआ किनारे पर निकल आया। ये कोई आबाद जजीरा लगता था जहां काफी लोग आबाद हों, क्योंकि ज्वार और मक्की के खेत दूर पहाड़ों तक चले गए थे। नाग सांप की शक्ल में गीली घास और फिर रेत पर ईंटता हुआ समुद्र की खाड़ी से बाहर आ गया। वो इंसानी शक्ल में आने ही वाला था कि उसे बीन की आवाज सुनाई दी। सुपेरे आमतौर पर बीन बजाकर जंगलों और समुद्रों और दरियाओं के किनारे जहरीले सांपों को पकड़ा करते हैं। नाग ने सोचा कि चलो आज सुपेरे के यहाँ जाते हैं और मालूम करते हैं कि ये कौन सा मुल्क है और यहाँ कैसे लोग रहते हैं। बीन की आवाज करीब आती जा रही थी। नाग ने सर उठाकर देखा। थोड़े ही फासले पर एक काले रंग का बूढ़ा सपेरा धोती कुर्ता पहने, सर पर पगड़ी रखे, गाल फुलाए बीन बजाता हुआ उसकी तरफ हौले हौले बढ़ रहा था। सुपेरे ने भी नाग को देख लिया था। नाग ने वहीं अपना फन उठा लिया और बीन की आवाज पर यूं ही झूमने लगा। सुपेरा उसके सामने आकर जमीन पर बैठ गया। वो एक हाथ से बीन बजा रहा था और दूसरे हाथ से अपनी पटारी आगे खिसकाता जा रहा था। उस पटारी में वो सांप को बंद कर देना चाहता था। नाग भी पटारी के करीब आ गया। वो इन सुपेरों का भी तजुर्बा करना चाहता था। मौत का उसे डर नहीं था, क्योंकि जरा से भी खतरे की सूरत में वो बड़ी आसानी से पटारी से बाहर निकलकर कोई भी जानवर बनकर हवा में उड़ सकता था। नाग पटारी के पास आकर झूमने लगा। सुपेरा बड़ा खुश था कि उसको बड़ा कीमती और जहरीला सांप मिल गया। ये मडगास्कर का एक काफी बड़ा जजीरा था जो आबाद था और जहां फ्रांस की हुकूमत थी। इस जजीरे में फ्रांस की 1 करोड़पति बेवा अपने इकलौते बच्चे के साथ अपने शानदार महल में रहती थी। उस इकलौते बच्चे की उम्र 8 साल थी। बेवा की मौत के बाद यही बच्चा उसकी करोड़ों रुपए की जायदाद का मालिक बनने वाला था। उस बेवा का भाई नहीं चाहता था कि जायदाद इस लड़के को मिले। लड़के का नाम लुई था। भाई लड़के लुई को इस तरह हलाक करना चाहता था कि उसकी मौत कुदरती मालूम हो और किसी को उस पर शक ना पड़े। उसने सोच सोचकर एक तरकीब निकाली कि लड़के को सांप से डसवाकर हलाक कर दिया जाए। बेवा के भाई
पैरी ने खुफिया तौर पर एक अफ्रीकी सुपेरे की खिदमत हासिल की और उसे कहा कि कोई जबरदस्त जहरीला सांप ला कर दे। सुपेरे को 200 पाउंड मुआवजा दिया गया था। सुपेरे ने जो नाग को पटारी के करीब आकर झूमते देखा तो अपनी कामयाबी पर बड़ा खुश हुआ। उसने बीन बजाते बजाते पटारी का मुंह खोलकर उसे आगे कर दिया। नाग बड़े आराम से पटारी के अंदर चला गया। सुपेरे ने झट पटारी का मुंह बंद कर दिया और उसे बगल में दबाकर पैरी की शहर से बाहर वाली कोठी की तरफ उठ दौड़ा। पैरी अपनी कोठी के लॉन में बैठा चाय पी रहा था कि सुपेरे ने जाकर पटारी उसके आगे रख दी और कहा, साहब, ऐसा समुद्री जहरीला सांप पकड़ कर लाया हूं कि जिसका कांटा पानी नहीं मांगता। और सुपेरे ने पटारी का मुंह खोलकर पैरी को दिखाया। पैरी ने जरा गर्दन आगे करके पटारी में कुंडली मारकर बैठे सांप को देखा तो फौरन पीछे हट गया। सब्ज और सुर्ख धारियों वाला ये दुबला पतला सांप अपने खतरनाक जहर की वजह से सारे इलाके में मशहूर था। पैरी ने जेब से बटवा निकाला, उसमें से 200 पाउंड के नोट निकालकर अफ्रीकी सुपेरे को दिए और कहा, खबरदार, किसी से बात की तो मेरे आदमी तुम्हें कत्ल करके लाश खाड़ी में फेंक देंगे। सुपेरे ने जमीन पर सर रखकर कहा, मालिक, मैं गुलाम हूँ, किसी से बात नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं कल ही अपने मुल्क सूडान चला जाऊंगा। ठीक है, ये लो 50 पाउंड कराया और कल इस जजीरे से दफा हो जाना। पैरी ने 50 पाउंड के नोट सुपेरे की तरफ उछाल दिए। सुपेरे ने नोट जमीन से उठाकर अपनी पगड़ी में रखे और झुक झुक कर सलाम करता वहां से चला गया। उसके जाने के बाद पैरी ने मुस्कुराते हुए सांप की पटारी उठाई और कोठी में आ गया। ये पुरानी तर्ज की सजी सजाई कोठी थी जिसके बेडरूम में पत्थर के सतून खड़े थे। सतूनों के पास लकड़ी की अलमारी थी। पैरी ने पटारी उस अलमारी में रखकर बाहर से ताला लगा दिया। इतने में उसका राजदार दोस्त आ गया। पैरी ने उसे बताया कि सांप आ गया है। दोस्त बोला, बस ठीक है, आज रात लुई का काम तमाम कर दिया जाएगा। ये पटारी मुझे दे दो, मैं आधी रात को लुई के बेडरूम में जाकर ये सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दूंगा। इसके बाद सुबह उसकी लाश मिलेगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर मैं अपनी बूढ़ी बहन के मरने के बाद उसकी करोड़ों रुपए की जायदाद का अकेला वारिस होऊंगा और मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। जरूर, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा दोस्त। तुम मेरे लिए रास्ता साफ कर रही हो, मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। लुई की मौत के बाद तुम्हें 20,000 पाउंड की रकम सबसे पहले अदा करूंगा। लाओ, पटारी मुझे दे दो, मैं आज ही रात ये किस्सा खत्म कर दूंगा। पैरी ने लकड़ी की अलमारी में से नाग वाली पटारी निकालकर अपने कातिल दोस्त के हवाले कर दी। वो पटारी कपड़े में लपेटकर वहां से निकल गया। उनकी बातों से नाग समझ गया था कि ये जालिम लोग सिर्फ जायदाद के चक्कर में किसी मासूम बच्चे की जिंदगी खत्म करने की शर्मनाक साजिश पर अमल करने वाले हैं। नाग को ख्याल आया कि यकीनन वो लड़का खुशकिस्मत है और जायदाद का सच्चा वारिस है कि उसे किसी दूसरे सांप की जगह नाग मिल गया है। अगर नाग की जगह वहां कोई दूसरा सांप आ जाता तो वो यकीनन बच्चे को हलाक कर देता, मगर ऐसा खुदा को मंजूर नहीं था। कातिल सांप की पटारी लिए आधी रात के वक्त करोड़पति बेवा औरत के महल में खिड़की के रास्ते दाखिल हुआ। लड़का महल के कोने वाले कमरे में सोता था, साथ ही उसकी माँ का कमरा था। कातिल इस महल में आता जाता रहता था, मगर आधी रात को उसे भी जायदाद के वारिस के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। कातिल अंधेरे में छुपता छुपाता लड़के के कमरे के सामने पहुंच गया। उसने पटारी का मुंह खोलकर सांप को कमरे में दाखिल कर दिया। नाग ने कमरे में पहुंचकर देखा कि एक शानदार बिस्तर पर बड़ा प्यारा लड़का सो रहा था। उसके सरहाने की तरफ शमा रोशन थी। लड़के लुई की शक्ल बिल्कुल फरिश्तों जैसी मासूम और पाकीज़ा थी। नाग अंदर जाते ही इंसानी शक्ल में आ गया था। कुछ देर लड़के को तकते रहने के बाद नाग ने दिल में फैसला कर लिया कि वो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा जो जायदाद के जायज हकदार को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी तरफ से तो इस बच्चे को हलाक कर चुके थे। नाग दोबारा सांप बनकर कमरे से बाहर आ गया। राहदारी में अंधेरा था। कातिल बेवा की हवेली की खिड़की में से नीचे उतर रहा था। वो फौरन वापस जाकर जालिम पैरी को बताना चाहता था कि उसने सांप बच्चे के कमरे में छोड़ दिया है और सांप ने बच्चे को डसकर हलाक कर दिया होगा, इसलिए मेरी रकम मेरे हवाले करो। नाग दीवार पर से रेंगता हुआ कातिल के करीब आ गया। तारों की हल्की हल्की रोशनी में कातिल ने जो अपने सामने दीवार पर उसी सांप को देखा जिसको वो अभी अभी बच्चे की ख्वाबगाह में छोड़कर आया था, तो दहशत के मारे उसकी चीख निकल गई और रस्सी उसके हाथों से छूट गई और वो आधी मंजिल ऊपर से फिसलकर धड़ाम से नीचे आन पड़ा। सांप ने उसे उठने की मोहलत ही ना दी, वो भी दीवार को छोड़कर उसके ऊपर गिरा। कातिल ने एक और चीख मारी, मगर नाग ने उसे तीसरी बार चीखने की इजाजत ना दी। उसने कातिल की गर्दन पर बड़े प्यार से डसा और अपने मुंह से अच्छा खासा जहर उसके जिस्म में दाखिल कर दिया। जहर ने सबसे पहला काम यह किया कि कातिल को बिल्कुल सुन्न कर दिया। फिर वो लर्जा, कांपा और ठंडा हो गया। नाग इस काम से फारिग होकर सीधा जंगल वाली कोठी में उस आदमी के पास आ गया
जिसने बच्चे को सांप डसवाकर हलाक करने के लिए इस बदनसीब कातिल को भेजा था। जंगल में खामोशी थी। कातिल की कोठी में अंधेरा था। सिर्फ कोने वाली खिड़की में रोशनी हो रही थी। कातिल बच्चे की मौत की खबर का इंतजार कर रहा था। नाग घास में रेंगता हुआ बरामदे में से गुजरकर कोठी की दीवार पर चढ़ गया। उसने खिड़की में से देखा, पैरी अंदर बड़ी बेचैनी से टहल रहा था। नाग खिड़की में से फिसलकर कमरे में आ गया। फानूस की रोशनी में पैरी ने सांप को देखा तो लाठी लेकर उसकी तरफ बढ़ा। उसे अभी तक ये मालूम ना हो सका था कि ये वही सांप है जिसे उसने कातिल के हाथ जायदाद के हकीकी वारिस को डसवाने भेजा था। नाग ने लाठी को अपने ऊपर आते देखा तो एकदम से गायब हो गया। पैरी ने ख्याल किया कि सांप पलंग के नीचे चला गया होगा। वह झुककर पलंग के पीछे देखने लगा तो नाग फौरन इंसान की शक्ल में आ गया और उसने पीछे से पैरी की कमर पर उंगली से ठोका देकर कहा, कहो मिस्टर, लुई को सांप डसवा दिया। पैरी ये सुनकर हड़बड़ाकर पलटा। सामने एक अजनबी नौजवान को देखा तो और ज्यादा हैरान हुआ। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गई? नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो मैं हर जगह चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं खास तौर पर तुम्हें कत्ल करने आया हूँ। पैरी उछलकर परे हट गया और उसने दीवार पर लटकी हुई तलवार खींचकर नाग पर हमला कर दिया। बड़ा मक्काराना और चालाक हमला था। अगर नाग होशियारी से काम ना लेता तो तलवार ने उसका काम तमाम कर दिया होता। नाग ने सोचा कि उसके साथ जरा मुकाबला हो जाए। परे हटते ही नाग ने गहरा सांस लिया और एकदम से शेर बब्बर बनकर सामने आ गया। उसने इतने जोर से धाड़ मारी कि पैरी के हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। उस पर शेर की भी दहशत थी और इस बात की भी दहशत थी कि एक जिंदा इंसान देखते देखते उसकी आंखों के सामने बब्बर शेर कैसे बन गया। शेर ने पैरी की गर्दन पर एक हल्का सा पंजा मारा। पैरी चीख मारकर नीचे गिर पड़ा। नाग इसके फौरन बाद एक बार फिर काले नाग की शक्ल में जाहिर हो गया। वो कुंडली मारकर कालीन पर बैठ गया। उसने अपना फन उठा लिया और सुरख जुबान लहराता फुंकारे मारता कातिल की तरफ बढ़ने लगा। कातिल पैरी का हलक खौफ से खुश्क हो गया था, बल्कि उसका तो सारा खून ही खुश्क हो चुका था। नाग ने इंसानी जुबान में कहा, तुमने एक मासूम बच्चे को सिर्फ दौलत के लिए हलाक करना चाहा था। खुदा ने उसे बचा लिया। अब तुम अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है पहले खुद उसमें गिरता है। पैरी ने कहा, मुझे माफ कर दो। नाग बोला, तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम मेरे जाने के बाद मासूम बच्चे को कत्ल कर दोगे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद इस दुनिया से रुखसत हो जाओ। फिक्र ना करो, मेरा जहर तुम्हें जरा जितनी भी तकलीफ नहीं देगा। और नाग सांप की शक्ल में पैरी के बिल्कुल सर पर आ गया। फिर उसने कातिल के ऊपर वाले होंठ पर डस दिया। कातिल उलटकर गिरा और औंधा हो गया। जहर बेहद जहरीला और खतरनाक था। इस काम से फारिग होकर नाग रेंगता हुआ कोठी से बाहर आ गया। रात ढलना शुरू हो गई थी। नाग कोठी के बाकी क्यारियों में रेंगते हुए बाहर एक छोटी सी सड़क पर आ गया जो शहर की तरफ जाती थी। उसने सोचा अब उसे दोबारा इंसानी शक्ल में आ जाना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि ये जजीरा स्पेन से कितनी दूर है। नाग इंसान बन गया। वो तेज तेज कदम उठाता रात के अंधेरे में शहर को जाने वाली कच्ची सड़क पर आकर रुक गया। आज से 150 बरस पहले जनूबी अफ्रीका के मशरिक की तरफ के बहुत बड़े जजीरे मडगास्कर में भला क्या तरक्की हो सकती थी। वहां अगरचे फ्रांस की हुकूमत थी, लेकिन अभी तक पुरानी वजह की छकड़ा गाड़ियां चलती थी और मुसाफिरों को डाकू रास्ते में लूट लिया करते थे। नाग को मारिया की भी फिक्र थी कि वो राजकुमारी को लेकर समुद्र में कहाँ होगी, क्योंकि वो जानता था कि मारिया बस ज्यादा से ज्यादा उन आग उगलते पहाड़ों के ऊपर तक ही उड़ सकती थी। नाग उड़कर वहां पहुंच जाता अगर उसे ये मालूम होता कि मारिया समुद्र के किस इलाके में है। अभी तक तो उसे ये भी पूरी तरह इल्म नहीं था कि वो कौन से इलाके में है। नाग को सबसे ज्यादा अंबर का ख्याल आ रहा था, क्योंकि उसकी कोई खबर अभी तक नहीं मिली थी। उसे यकीन था कि वो स्पेन की तरफ निकल गया होगा। नाग ने दिल में यही फैसला किया कि वो यहाँ से स्पेन जाने की कोशिश करेगा। मारिया और राजकुमारी की तरफ से वह मुतमईन था, क्योंकि मारिया इतनी बहादुर थी कि वह राजकुमारी फूल कुमारी को उसके राजा बाप के पास हिंदुस्तान पहुंचा दे। इसके बाद मारिया की नाग से मुलाकात कहाँ होती है, ये बात नाग ने खुदा के सुपुर्द कर दी। नाग इन्हीं ख्यालों में था कि दूर से उसे घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। फिर पिछले पहर के मांद पड़ते अंधेरे में उसे एक घोड़ा गाड़ी आती दिखाई दी। नाग ने हाथ का इशारा करके उसे रुकवा लिया। एक घनी मूंछों वाले आदमी ने सर बाहर निकालकर गुस्से से कहा, कौन हो तुम बदतमीज? नाग ने कहा, मुझे शहर ले चलें, मेरा जाना जरूरी है। उस आदमी ने कुछ सोचा, फिर कहा, आ जाओ अंदर। बग्गी का दरवाजा खुल गया। नाग अंदर दाखिल होकर घनी मूंछों वाले आदमी के सामने बैठ गया। बग्गी में सिवाय उस आदमी के दूसरा कोई नहीं था। उसने नाग की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? नाग ने कहा, मेरा नाम नाग है, मैं शुमाली मिस्र के इलाके का रहने वाला हूँ।
इस मुल्क में रोजगार की तलाश में आया हूँ। घनी मूंछों वाले ने कहकहा लगाकर कहा, तुम्हारा नाम मिस्री नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मेरा नाम विलियम ड्रेक है। तुम मुझे विलियम कह सकती हो। मेरा अपना समुद्री जहाज है। मैं माल लेकर मुल्क मुल्क का समुद्री सफर करता हूँ। क्या तुम मेरे जहाज पर नौकरी करोगे? नाग को और क्या चाहिए था? यही तो वो चाहता था कि किसी तरह जहाज में बैठकर स्पेन पहुंच जाए। उसने झट हामी भर ली। घनी मूंछों वाले विलियम ने कहकहा लगाकर कहा, तुम बड़े जल्दबाज हो। मुझे जल्द फैसला करने वाले नौजवान पसंद नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें नौकर रखता हूँ। आइंदा फैसला सोच समझ कर किया करो। विलियम की जुबानी नाग को पता चला कि वो मडगास्कर की बंदरगाह और शहर रोजनबर्ग में है और उसका जहाज माल लेकर 2 रोज बाद पुर्तगाल के मुल्क को जाने वाला है। विलियम नाग को साथ लेकर अपने जहाज पर आ गया। ये मालबरदार जहाज ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें आराम की हर शय मौजूद थी। 2 दिन नाग ने शहर की मटर गश्त में गुजार दिए। तीसरे दिन सुबह सुबह जहाज ने लंगर उठा दिया और समुद्र के नीले पानियों में अपना तवील और खतरनाक सफर शुरू कर दिया। अंबर अभी तक पुरिसरार आसेबी महल के तहखाने के कुएं में पड़ा था। उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तहखाने में चबूतरे पर अमारा का ताबूत रखा था। अमारा उसमें बेहोश पड़ी थी और पूरे चांद की रात को उसकी गर्दन काटकर नकाबपोश जादूगर ने एक तलीसम तैयार करना था, जिसकी मदद से वो हजारों साल तक जिंदा रह सकता था। अंबर कभी नाग के बारे में सोचता, कभी उसे मारिया का ख्याल आता कि वो कहाँ होगी, और कभी इस बात पर गौर करने लगता कि वो इस कुएं से क्यों कर बाहर निकल सकता है। दूसरी तरफ मारिया एक चट्टान पर राजकुमारी को साथ लिए बैठी थी। समुद्र की मौजें चट्टान से टकराकर शोर मचाती वापस चली जाती। रात का अंधेरा फैलने लगा था। राजकुमारी सख्त घबरा रही थी। उनके पास ना कुछ खाने को था, ना कुछ पीने को था। मारिया भी इसी फिक्र में थी कि वहां से कहां जाए। राजकुमारी तो 2-3 दिन में भूखी प्यासी मर जाएगी। फिर भी वो राजकुमारी को तसल्ली देती और यही कहती कि कोई ना कोई सबील उनके वहां से निकलने की जरूर बन जाएगी। लेकिन राजकुमारी बड़ी मायूस हो चुकी थी, क्योंकि वो बीच समुद्र में बाहर को निकली हुई एक छोटी सी चट्टान पर बैठे थे। उनके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था। वहां किसी जहाज के आने की उम्मीद भी नहीं थी। वो अपने माँ बाप को याद करके रोने लगी, जो फ्रांस में उसकी याद में तड़प रहे होंगे। मारिया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फूल कुमारी, खुदावंद की रहमत बेहद और बेहिसाब है। वो पत्थर में भी कीड़े को रिस्क देता है। क्या मालूम वो हमारे लिए कोई सबब पैदा कर दे। मगर राजकुमारी सिसकियां भरती रही। आज उसे नींद आ गई और वो वही चट्टान के पहलू में पथरीली और ढलानी जगह पर लेटकर सो गई। कहते हैं नींद बड़ी बला है, सूली पर भी आ जाती है। रात इसी तरह गुजर गई। दिन चढ़ा तो मारिया ने देखा कि समुद्र में जहां आतिशफिशां पहाड़ फटते थे, वहां सबज और सुर्ख रंग की बड़ी बड़ी सीलें तैर रही थीं। ये वो मवाद था जो जमीन के अंदर से उबलते हुए लावे के साथ बाहर आ गया था और समुद्र के पानी में ठंडा होकर तैर रहा था। राजकुमारी अभी तक सो रही थी। 2-3 सुर्ख और सबज सीलें तैरती हुई उस चट्टान के करीब आ गईं, जहां मारिया और राजकुमारी ने पनाह ले रखी थी। मारिया ने पानी में थोड़ा सा उतरकर एक सील को अपनी तरफ खींचकर देखा। ये देखने में पत्थर लगती थी, मगर स्पंज की तरह नरम थी। खुदा जाने ये किस किस्म की धात थी। इस किस्म के हजारों टुकड़े समुद्र की मौजों पर तैर रहे थे। मारिया अभी उन पर गौर ही कर रही थी कि एक तरफ से 6-7 कश्तियां नमूदार हुईं। ये डोंगियां थीं और उन्हें जजीरों में रहने वाले जंगली चला रहे थे। वो उन सबज और सुरख सिलों को उठा उठाकर अपनी कश्तियों में रख रहे थे। मारिया और तो सब कुछ भूल गई। उसे कश्तियां देखकर बेहद खुशी हुई। अब उसे उम्मीद पैदा हो गई थी कि वो राजकुमारी को वहां से निकाल कर ले जाएगी। इतने में राजकुमारी भी जाग पड़ी। मारिया ने उसे खामोश रहने को कहा, क्योंकि एक कश्ती उनकी तरफ आ रही थी। जल्दी से कहीं छुप जाओ। मारिया ने राजकुमारी को चट्टान के पीछे एक ऊंचे तकोने पत्थर की आड़ में छुपा दिया और खुद सामने की तरफ आकर देखने लगी कि जंगली लोग उधर कश्ती क्यों ला रहे थे। ये कोई करीबी जजीरे के जंगली थे। बदन पर सिर्फ झाड़ियों के लंगोट से बांध रखे थे। हाथों में नेज़े थे। हर कश्ती में 4-4 जंगली थे। 2 नेज़ों की मदद से सुरख सिलों को अपनी तरफ खींचकर कश्ती में रखते जाते थे और 2 चप्पू चला रहे थे। चट्टान पर आकर जंगली लोगों ने कश्ती पहाड़ के साथ लगाई और उसमें इकट्ठी की हुई सिलों को उतारकर एक जगह जमा करने लगे। मारिया उनके बिल्कुल करीब खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे बस एक ही डर था कि अगर उनमें से कोई चट्टान की दूसरी जानिब चला गया तो राजकुमारी को देखकर शोर मचा देगा। फिर सारी कश्तियों के जंगली वहां जमा हो जाएंगे और मारिया के लिए इतने सारे दुश्मनों में राजकुमारी की जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। चुनाचे मारिया बिल्कुल तैयार हो चुकी थी कि जो ही उनमें से कोई दूसरी तरफ गया वो उसे वहीं खत्म कर देगी। मगर ऐसा ना हुआ। चारों जंगली सिलें चट्टान के पास रखकर उन्हें पानी से साफ करने लगे। कश्ती उनके पास ही खड़ी थी। मारिया के जहन में एक तरकीब आई
इसके अलावा और कोई तरकीब दिमाग में आ भी नहीं सकती थी। वह जंगली आदमियों की तरफ बढ़ी। वो किसी अजीब जुबान में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बड़े मजे से स्पंजी सिलों को पानी से धो रहे थे। मारिया ने एक जंगली के पीछे जाकर जमीन पर से एक पत्थर उठाया और जंगली की खोपड़ी पर दे मारा। एक चीख के साथ जंगली वहीं बेहोश होकर ढेर हो गया। बाकी जंगली उसकी तरफ बढ़े। मारिया ने पत्थर से दूसरे जंगली को भी बेहोश कर दिया। बाकी दो घबराकर भागे कि खुदा जाने वहां कोई बदरू आ गई है। वो कश्ती की तरफ आ गए, लेकिन मारिया को कश्ती ही की तो जरूरत थी। वो लपक कर कश्ती के पास आकर खड़ी हो गई। जो ही दोनों जंगली कश्ती के पास आए, मारिया ने ऊंची आवाज में कहा, भाग जाओ, भाग जाओ। मारिया की जुबान जंगली आदमियों की समझ से बाहर थी, मगर उनके लिए किसी औरत की गैबी आवाज ही काफी थी। वो डरकर सजदे में गिर पड़े और हाथ उठा उठाकर कहने लगे, देवी जुलाला, देवी जुलाला। जंगली मारिया की आवाज को अपनी देवी जुलाला की आवाज समझे और उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। उनकी आवाजें सुनकर दूसरे जंगली भी अपनी कश्तियां उधर ले आए। मारिया परेशान हो गई कि इन कमबख्त सारों के सारों से वो किस तरह निपटेगी, मगर उसका आधे से ज्यादा काम उन जंगलियों ने कर दिया जिन्होंने मारिया की आवाज सुनकर जुलाला का नारा बुलंद किया था। उसने अपने साथियों को बताया कि चट्टान पर देवी जुलाला की रूह आई हुई है। वो चट्टान से दूर हटकर उसके चक्कर लगाने लगे और जुलाला जुलाला की आवाजें निकालने लगे। इतने में मारिया ने राजकुमारी से कहा, कश्ती पर चलकर बैठ जाओ और जंगली लोगों की तरफ देखकर हाथ हिलाओ। उन्हें यह असर दो कि तुम ही उनकी देवी जुलाला हो। राजकुमारी डर रही थी। मारिया ने कहा, राजकुमारी अगर डरती नहीं तो तुम्हारी मौत यकीनी है। हिम्मत से काम लो। राजकुमारी आखिर राजे महाराजों के महल में पैदा हुई थी। उसमें हिम्मत आ गई। वह चट्टान के पत्थर की ओर से निकलकर कश्ती में आ गई और चट्टान के गिर्द चक्कर लगाते जंगलियों की तरफ हाथ लहराकर उन्हें सलाम किया या उनके सलाम और आवाजों का जवाब दिया। एक खूबसूरत लंबे स्याह बालों वाली औरत को चट्टान से निकलकर कश्ती में सवार होते देखकर जंगली और ज्यादा ऊंची आवाज में जुलाला जुलाला का शोर मचाने लगे। मारिया ने राजकुमारी से कहा, इन्हें जुलाला की बच्ची को याद करने दो। तुम जल्दी से चप्पू संभालो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। एक चप्पू राजकुमारी ने और दूसरा मारिया ने संभाल लिया और वो कश्ती को लेकर चट्टान से आगे निकली। अब सामने जंगली लोगों की कश्तियां दायरा बनाकर चक्कर लगा रही थीं। जो ही उन्होंने अपनी देवी की कश्ती आती देखी तो फौरन एक तरफ हट गई। अब मारिया को ख्याल आया कि क्यों ना इन लोगों से खाने पीने की चीजें हासिल की जाएं। उसने राजकुमारी को पूरी तरह समझाते हुए कहा, इन जंगली लोगों से कहो कि जजीरे पर चले। मैं तो इनकी जुबान नहीं जानती, तुम इशारों से काम लो। बोलना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा, बात हरगिज न करना। राजकुमारी ने कमाल की अदाकारी शुरू कर दी। वो कश्ती में खड़ी हो गई और अपना हाथ अपने मुंह के पास ले जाकर कुछ इस किस्म का इशारा किया कि वो पानी पीना चाहती है। इतना सुना था कि सारे जंगली अपनी अपनी कश्तियां लेकर राजकुमारी की कश्ती के करीब आ गए। फिर उन्होंने राजकुमारी की कश्ती को अपनी कश्ती के साथ रस्से से बांधा और 3 बार अपनी कश्ती में सजदा करके उसे खींचते हुए अपने जजीरे की तरफ बढ़े। जजीरा वहां से 20 मील के फासले पर ही था। यह बड़ा सरसब्ज और शादाब जजीरा था। राजकुमारी और मारिया कश्ती से उतरकर किनारे की रेत पर खड़ी हो गईं। जंगली लोगों को मारिया दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने राजकुमारी के रास्ते के आगे आगे चलना और जुलाला के नारे लगाने शुरू कर दिए। जजीरे के दूसरे जंगली भी दरख्तों में से निकल आए और जुलाला का नाम सुनकर वहीं सजदों में गिर पड़े। राजकुमारी बड़े ठाठ से गर्दन उठाकर चल रही थी। मारिया भी उसके साथ थी। राजकुमारी की खिदमत में फल और दूध पेश किया गया, जिसे राजकुमारी ने बड़े शौक से खाया और पिया। जंगलियों का एक मक्कार जादूगर बड़े हसद से राजकुमारी को देख रहा था। उसे शक हुआ कि ये कोई इंसान है और जंगली लोगों को बेवकूफ बना रही है। उसने नेजा उछालकर कहा, ये जुलाला नहीं है, ये कोई आम औरत है और हमें उल्लू बना रही है। मारिया ने राजकुमारी के कान में कहा, घबराना नहीं, मैं इसको संभाल लूंगी। कुछ उस जादूगर की हमायत करने लगे और कुछ उसके खिलाफ बोलने लगे। जादूगर ने कहा, अगर यह जुलाला देवी होगी तो इस पर मेरे हमले का कोई असर नहीं होगा। अगर ये झूठी औरत है तो मेरा नेजा इसके सीने से आर पार हो जाएगा। सारे जंगली एकदम से चुप हो गए, जैसे उनके होंठों पर खामोशी की मोहर लग गई हो। राजकुमारी घबरा रही थी क्योंकि मक्कार जादूगर उस पर नेजा फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार था। मारिया भी चौकस हो गई थी। उसने राजकुमारी के कान में सरगोशी की, अपनी जगह से मत हिलना, मैं इसको इस गुस्ताखी का मजा चखाने जा रही हूँ। और मारिया लपक कर जादूगर के पीछे आ गई। जादूगर नेजा ऊपर उठा ही रहा था कि मारिया ने उसकी गर्दन पर इतने जोर की उछलकर लात मारी कि वह चीख मारकर मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। उसकी गर्दन का मनका टूट गया और वो वहीं मर गया। फिर मारिया ने नेजा उठाकर उसके पेट में गाड़ दिया। ये भयानक मंजर देखकर जंगली दम बखुद होकर रह गए। फिर उन्होंने इस कदर बुलंद आवाज में
जुलाला देवी जिंदाबाद का नारा लगाया कि सारा जंगल गूंज उठा। 2 रोज राजकुमारी ने जुलाला देवी बनकर जजीरे के जंगली लोगों की जबरदस्त मेहमान नवाजी का मजा उठाया। तीसरे रोज जुलाला ने इशारों में उन्हें बताया कि वो आसमान में जा रही है। जंगलियों ने नारियल और केलों के गुच्छों से भरी हुई एक बड़ी कश्ती राजकुमारी की कश्ती के साथ रस्से से बांध दी। राजकुमारी कश्ती में सवार हो गई। मारिया पहले ही उसमें बैठ चुकी थी। जंगली लोग ऊंची आवाज में अपने भजन गाने लगे और बार बार झुक झुक कर अपनी देवी को रुखसत करने लगे। मारिया हंस रही थी। राजकुमारी खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि वो इन आदमखोर किस्म के वैशी लोगों के दरमियान से सही और सालम वापस जा रही थी। जंगली जजीरे से काफी दूर तक राजकुमारी के साथ आए और उसकी कश्ती खुद खींचते रहे। फिर जब कश्ती खुले समुद्र में पहुंच गई तो राजकुमारी से मारिया ने कहा, इन उल्लुओं से कहो कि अब दफा हो जाओ। राजकुमारी ने हाथ से इशारा करके उन्हें वापस जाने को कहा। जंगली अपनी अपनी कश्तियों में अदब से झुक गए और फिर नारे बुलंद करते वापस अपने जजीरे की तरफ रवाना हो गए। राजकुमारी ने सुख का सांस लिया और माथे पर आया हुआ पसीना खुश्क करके बोली, मारिया बहन, तुम कश्ती में हो ना? मैं और कहाँ जाऊंगी, तुम्हारे पास हूँ। मारिया ने जवाब दिया। शुक्र है इनसे पीछा छूटा। मारिया ने कहा, अब ऐसा करते हैं कि कुछ फल और नारियल अपनी कश्ती पर रख लेते हैं और इस कश्ती को यहीं समुद्र में छोड़ देते हैं, क्योंकि रस्से से बंधी हुई ये फलों से लदी कश्ती तूफान में हमें भी ले डूबेगी। उन्होंने थोड़े बहुत फल और नारियल अपनी कश्ती में रखकर दूसरी कश्ती को खोलकर समुद्र की वसी लहरों के हवाले कर दिया। कुछ दूर तक वो कश्ती उन्हें नजर आती रही, फिर समुद्र की बड़ी बड़ी मौजों की ओट में हमेशा के लिए गुम हो गई। अब उनका एक और समुद्री सफर शुरू हो गया था। मारिया ने कहा, कमबख्त, उन जंगलियों की जुबान हमारी समझ से बाहर थी, वरना उनसे पूछते कि यहाँ से करीबी मुल्क का साहिल कितनी दूर है। फिर मारिया ने राजकुमारी से पूछा कि वो कुछ हिसाब लगाकर बता सकती है। राजकुमारी ने आसमान पर चमकती धूप और नीले समुद्र में चारों तरफ देखा और कहा, मेरे हिसाब के मुताबिक हमारी कश्ती मशरिक की तरफ जा रही है और हमारा मुल्क हिंदुस्तान उसी तरफ है। मारिया ने सर को झटक कर कहा, ये तो तुमने पहले भी बताया था और हम आतिशफिशा चट्टानों में फंस गए थे। खुदा के लिए आपको इस किस्म की पेशगोई मत करना। सारा दिन उनकी कश्ती लहरों पर अपने आप बहती रही। खुले समुद्र में पहुंचकर मारिया को दूर एक गोल पहाड़ जितनी शय समुद्र से उभरती और फिर डूबती दिखाई दी। अचानक दूर वही गोल चीज एक बार फिर समुद्र में से बाहर निकली। मारिया ने राजकुमारी से कहा, ये क्या शय है राजकुमारी? राजकुमारी उस गोल शय को गौर से तकने लगी। धूप समुद्र पर चमक रही थी, लेकिन उभरती हुई शय काफी फासले पर थी। राजकुमारी डर गई। भगवान के लिए कश्ती का रुख मोड़ दो, ये कोई बड़ी खतरनाक बला लगती है। मारिया गौर से देख रही थी। समुद्र से उभरती गोल चीज अब ज्यादा बड़ी हो गई थी, मगर साफ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या चीज है। कोई वेल मछली है कि समुद्री अफरीत है। मारिया ने कश्ती का रुख दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, मगर लहरों का रुख अचानक उस उभरती हुई बला की तरफ हो गया था। कश्ती समुद्री अफरीत की तरफ तेज तेज जा रही थी। राजकुमारी ने घबरा कर कहा, हम मुसीबत में फंस गए हैं मारिया। मारिया ने कहा, हौसला मत हारो राजकुमारी, हम हर मुसीबत का मुकाबला करेंगे। मारिया की निगाहें उभरती बला पर लगी हुई थी। कश्ती उसके करीब जा रही थी। ये बला एक स्याह चट्टान की तरह समुद्र की लहरों से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी। क्या समुद्र में कोई नया जजीरा नमूदार हो रहा था, या फिर 10 लाख साल पहले का कोई समुद्री अफरीत समुद्र से बाहर निकल रहा था? मारिया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो परेशान जरूर थी, क्योंकि अगर ये कोई बला हुई तो फिर इससे छुटकारा मुश्किल था। जहाँ चारों तरफ समुद्र ही समुद्र हो, वहाँ मारिया क्या कर सकती थी? उभरने वाली बला अब कुछ कुछ नजर आने लगी थी। अचानक मारिया कांप उठी। उस बला के सर पर काले काले लंबे बाल थे जो समुद्र की लहरों के साथ लहरा रहे थे। फिर उस बला का माथा मौजों से बाहर आ गया। इसके साथ ही बला ने अपना सर बाहर निकाल लिया। वो एक बहुत बड़ा इंसानी सर था, जिसकी आंखें बड़े बड़े सुरख गुंबदों की तरह बाहर को उभरी हुई थी और लंबे लंबे दांत हाथी के दांतों से भी ज्यादा लंबे थे। ये कोई पहाड़ जितना बड़ा जिन या देव था, जिसके दोनों बाजू बहुत लंबे थे और समुद्र की मौजों पर अजदहा की तरह तैर रहे थे। इस समुद्री देव को देखकर राजकुमारी ने एक चीख मारी और कश्ती में बेहोश होकर गिर पड़ी। समुद्री देव ने पूरा मुंह खोला और एक ऐसी चिंगाड़ की आवाज उसके हलक से निकली कि उसके धमाके से समुद्र में तूफान आ गया। बड़ी बड़ी मौजें उठकर समुद्री देव के पहाड़ जैसे जिस्म से टकराने लगी। एक मौज ने मारिया की कश्ती को नीचे से ऊपर उछाल दिया। कश्ती उलट गई और मारिया राजकुमारी समेत समुद्र में गिर पड़ी। आगे क्या हुआ? मारिया और राजकुमारी पर समुद्री तूफान में क्या गुजरी? समुद्री देव कहाँ गया?
अंबर पुरेसरार महल के तय खाने से कैसे निकला, नाग जब स्पेन पहुंचा तो कैसे हालात पेश आए, ये सब कुछ जानिए इस नॉवल की अगली किस्त में। सांप की आवाज़।